Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing good. Guys, today inshallah we will be covering all of the economic syllabus in the time frame that we have. Of course, we won't go over all the detail, but I'll try to cover as much as possible. This is for your last minute prep and अगर आप लोग इसको go through कर लोगे इंशाल्लाह आपके syllabus का एक बहुत बड़ा chunk clear हो जाएगा. First of all, starting off with what is economics. Economics is a social science जो कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. इसके अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट. इसका मतलब ये है कि द रिसोर्सेज ऑन अर्थ आर लिमिटेड. जो भी रिसोर्सेज हो, वुड हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, ये सब चीजें लिमिटेड हैं अपनी क्वांटिटी के अंदर. लेकिन जो ह्यूमन वांट्स हैं दे आर अनलिमिटेड. वी वांट एवरीथिंग और हम ग्रीडी हो जाते हैं. वंस वी हैव वन थिंग, हमें उससे अगली और उससे बेहतर चीज चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के अंदर वी वांट टू फाइंड आउट कि अच्छा यार, हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को बेस्ट कैसे इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम जो नीड्स एंड वांट्स हैं वो फुलफिल हो सकें. बिकॉज सारी नीड्स एंड वांट्स तो फुलफिल हो नहीं सकती ड्यू टू द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम स्कैर्सिटी भी कहते हैं. अच्छा, now we have to deploy the best resources as I mentioned earlier. अब guys, इकोनॉमिक्स की ना हमारे पास बेसिकली दो ब्रांचेस होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड इंडिविजुअल बिहेवियर्स. ऑलराइट, जिसके अंदर हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडिविजुअल मार्केट्स आ जाती हैं. मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग गुड्स एंड परचेजिंग गुड्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी. अब जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर सारा मुल्क आ जाता है आपका. इट डील्स विद एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट यानी जीडीपी आपका, और इन्फ्लेशन. इस तरह के जो बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं विच इज ऑन अ लार्जर स्केल, उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. गाइस, वी हैव थ्री इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स. जिस तरह किसी भी हाउस होल्ड में हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, जो डिसीजंस लेते हैं फॉर द होल हाउस होल्ड. एक कंट्री के अंदर जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो होते हैं इंडिविजुअल्स, यानी हम लोग, फर्म्स एंड कंपनीज जो बिजनेसेस होती हैं, और द गवर्नमेंट. गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ गुड्स. सबसे पहले हमारे पास फ्री गुड्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल सनलाइट, सी वाटर, रेन. देन वी हैव द स्कैर्स रिसोर्सेज. most of the resources on earth are scarce. For example, oil, gold, machines and land. Let's differentiate quickly between needs and wants. Guys, needs होती हैं the essentials for survival, anything that you need for survival, जिस तरह food, shelter, clothing, water. उसके अलावा हमारे पास wants आ जाती हैं. Wants are non essential things जिनके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, which includes your luxury mobile phones, luxury cars, iPhones, etc., etc. Then let's differentiate quickly between goods and services. Guys, goods are anything which have a physical form और आप उसको टच कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका लैपटॉप, पेन, पेपर, प्रिंटर, परफ्यूम्स, वॉचेस वगैरह वगैरह. सर्विसेज आर नॉन फिजिकल गुड्स. दे आर नॉन टेंजिबल, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल थेरेपी, टीचिंग, बिकमिंग अ कंसल्टेंट वगैरह वगैरह. उसके बाद वी डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. गाइस, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या होता है? ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल. पब्लिक सेक्टर में ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. लेट्स क्विकली गो ओवर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. गाइस, जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है लैंड. लैंड इज द नेचुरल रिसोर्स जो गिफ्ट ऑफ नेचर होता है हमारे लिए. इसके अंदर जो चीजें कवर होती हैं दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स, माइंस, सीज, फॉरेस्ट, फैक्ट्री वगैरह वगैरह. लैंड जो जनरली यूज किया जाता है, लैंड के अगेंस्ट वी टेंड टू पे रेंट. अगर आपने एक फैक्ट्री या एक घर पे अपनी फैक्ट्री सेट की हुई है, किराए पे लिया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप किराया पे करते हो, उसको आप कहते हो रेंट. दिस इज द इनकम फॉर दिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जब चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपस में मिलते हैं देन दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. लेबर इज द पीपल हु आर वर्किंग इन द बिजनेस. इसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों एफर्ट्स आ जाती हैं. दिस इज द ह्यूमन एस्पेक्ट. लेबर को मिलती हैं वेजेस एंड सैलरीज. देन वी हैव कैपिटल. कैपिटल के अंदर मशीन्स आ जाती हैं एंड द रिसोर्सेज व्हिच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल टूल्स. अब कैपिटल में दो चीजें होती हैं, मनी एंड फिक्स्ड कैपिटल व्हिच इज मशीनरी या टूल्स. गाइस, इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो जनरली हम मशीनरी की बात कर रहे होते हैं.
ऑलराइट। अच्छा, फॉर अगेंस्ट मशीन्स, अगर आप कोई ट्रैक्टर वगैरह किराए पे लेते हो, कोई थ्रेशर किराए पे लेते हो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, तो इसके अगेंस्ट आपको रेंट पे करना पड़ता है, एंड अगेंस्ट मनी यू अर्न इंटरेस्ट और पे इंटरेस्ट अगर आपने लोन लिया हुआ है तो। द लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जो होता है, दिस इज द पर्सन हु ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ओके, एंड ये प्रॉफिट्स कमाता है, रिस्क बेयर करता है सारा, and he is the person who starts the business and brings new innovative ideas. Guys, now quickly let's talk about the mobility of factors of production. जो mobility होती है दो किस्म की होती है, occupational mobility and geographical mobility. Occupational mobility का मतलब होता है कि क्या आपका factor of production अपना use change कर सकता है, can it be used for multiple things. Geographical mobility का मतलब होता है कि क्या आपका factor of production एक जगह से दूसरी जगह move कर सकता है कि नहीं. लेट्स टॉक अबाउट ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उनकी ऑक्यूपेशनल और जियोग्राफिकल मोबिलिटी के बारे में. गाइस, लैंड ऑक्यूपेशनली मोबाइल होता है. लैंड को आप जिस मर्जी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. एक ही लैंड के ऊपर आप फैक्ट्री भी बना सकते हो, एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो उसको. जियोग्राफिकल मोबिलिटी अगर बात करें तो लैंड जनरली तो आप नहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते. जिस तरह यू कैन नॉट मूव पार्ट ऑफ पाकिस्तान टू पार्ट ऑफ श्रीलंका, आपको वो एक ही जगह पे रहता है लैंड जनरली. लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं लैंड के जो आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपने गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर लिया है तो आप गोल्ड को तो मूव कर सकते हो. तो सम फैक्टर्स आर जियोग्राफिकली मोबाइल बट नॉट ऑल. देन वी हैव लेबर. लेबर की मोबिलिटी डिपेंड करती है कि लेबर के पास जो है स्किल कितना है. अगर ज्यादा स्किल्स होंगे दे वुड बी ऑक्यूपेशनली मोबाइल, ज्यादा क्वालिफिकेशंस होंगी तो दे वुड बी ऑक्यूपेशनली मोबाइल. बट जो जियोग्राफिकल मोबिलिटी है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के बारे में. अगर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं होंगे. अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है तो जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं होंगे. कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो फिर भी जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं होंगे. पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रेशर्स हैं, फिर भी जियोग्राफिकली मोबाइल नहीं होंगे. अगर हम बात करते हैं कैपिटल के बारे में, तो गैस कैपिटल भी डिपेंड करता है टाइप ऑफ कैपिटल. बोथ द जियोग्राफिकल एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी डिपेंड्स कि कैपिटल की टाइप क्या है. ओके. एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं ही इज द मोस्ट ऑक्यूपेशनली एंड जियोग्राफिकली मोबाइल फैक्टर. अगर एंटरप्रेन्योर के पास स्किल सेट तो होता है, वो एक बिजनेस अगर उसे चलाना आता है तो ही कैन डू अप्लाई द सेम नॉलेज अक्रॉस मल्टीपल बिजनेसेस, और सब बिजनेसेस में ही कैन डू वेल. एंड अगर वो एक मुल्क में बिजनेस अच्छा कर सकता है तो वो किसी भी मुल्क में बिजनेस अच्छा कर सकता है. हम कहते हैं ही इज वन ऑफ द मोस्ट मोबाइल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. गाइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इसको याद कर लें, एमसीक्यूज में भी आ सकता है और 2 मार्क के क्वेश्चन भी आ जाता होता है इसका. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन. क्यों? क्योंकि स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है. तो वी कैन नॉट चूज एवरीथिंग. अगर फॉर एग्जांपल आई सरसाद हैव ओनली 500 रुपीज, तो आई कैन ओनली डू टू थिंग्स. या तो मैं एक अच्छा मील खा सकता हूँ, ठीक है, और आई कुड बाय अ PlayStation 5 की गेम, PlayStation 5 गेम. तो इट डिपेंड्स. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर बात करें फॉर डिफरेंट पीपल, जो हमारे डिसीजन मेकर्स है, कंज्यूमर की बात करें तो वो गेम वर्सेस मील के अंदर डिसाइड कर सकता है. बिजनेस की बात करें तो वो न्यू मशीनरी वर्सेस न्यू ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर सकता है. इनमें से जो भी चीज वो चूज करेगा, द नेक्स्ट वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द अपॉर्चुनिटी विच इज लॉस्ट. अच्छा, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट कैन आइदर बिल्ड अ न्यू स्कूल और अ न्यू रोड. अच्छा गाइस, इसके बाद हमारे पास ना 3 इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं. जब ये तीनों इकोनॉमिक सेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो इसको हम कहते हैं चेन ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले वी हैव प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर का काम होता है सारी एक्सट्रैक्शन करना. दिस डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड. इसके अंदर माइनिंग आ जाती है, एग्रीकल्चर आ जाता है. सी ये सब चीजें विच डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स, उसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग. ये जो प्राइमरी सेक्टर से हमारे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करके इनसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं. टर्शरी सेक्टर के अंदर वी सेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. एंड टर्शरी सेक्टर इज ऑल अबाउट द सर्विस. इसके अंदर रिटेलिंग आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, टूरिज्म आ जाता है, वगैरह वगैरह.
गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली आपको बताता है कि आपके मुल्क के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उससे आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज बना सकते हो बिटवीन टू गुड्स। पीपीसी के अंदर हम दो गुड्स बनाते हैं, एक गुड हमारा एक्स एक्सिस पे होता है, एक गुड वाई एक्सिस पे होता है। एंड इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि सबसे पहले यू कैन ओनली मेक टू प्रोडक्ट्स। उसके बाद द इकोनॉमी इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसका मतलब है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उन सबको यूज कर रहे हो, मे इट बी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और कंट्री एक्स जो है उसके पास लिमिटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि सारी दुनिया में यही मसला है। दैट इज व्हाई वी आर स्टार्टिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। गाइस इस तरह का होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, एक साइड पे हमारे पास एक गुड होता है, लेट्स सपोज कॉटन, दूसरी साइड पे हमारे पास द सेकंड गुड व्हिच इज स्पोर्ट्स गुड। ठीक है, अब ये जो होता है कर्व, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बाउंड्री, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर टच करना चाहिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एंड्स हियर। इसके अंदर लाए ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस व्हिच यू कैन अचीव एट फुल एफिशिएंसी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ये जो पॉइंट वाई है, दिस इज आउटसाइड द कर्व, इसको आप अटेन नहीं कर सकते। पॉइंट एक्स, अगर आप पॉइंट एक्स पे ऑपरेट करें इसका मतलब कि आपके पास अभी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज ऐसे पड़े हैं जिनको आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ठीक हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द शिफ्ट्स इन द पीपीसी कर्व। गाइस द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कभी कभी इनवर्ड्स भी शिफ्ट कर जाता है और कभी कभी आउटवर्ड्स भी शिफ्ट कर जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर शिफ्ट इनवर्ड्स है इसका मतलब, गाइस शिफ्ट इनवर्ड्स का मतलब है कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो खत्म हो गए हैं, वो डिप्लीट हो गए हैं, वो जाया हो गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल मैक्सिमम जो कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज वो कम हो गई। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें कि शिफ्ट आउटवर्ड्स भी हो सकता है, तो वो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नेचुरल डिस्कवरी कोई अच्छी हो गई है, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ गई, तो उसकी वजह से वो इंक्रीज कर सकता है। अब गाइज हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी इंक्रीज और डिक्रीज होने की रीजन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो शिफ्ट के कॉजेज होते हैं उसके अंदर तीन चीजें होती हैं: क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड की बात करें तो अगर न्यू डिस्कवरी हुई है तो आपका शिफ्ट आउटवर्ड्स होगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं तो शिफ्ट इनवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर लेबर की बात करें, लेबर को इंक्रीज करने का क्या तरीका है? वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, आपकी मुल्क के अंदर लोग ज्यादा आने लग जाएं, ज्यादा वुमेन स्टार्ट डूइंग जॉब्स, रिटायरमेंट एज बढ़ जाए, हेल्थ बेहतर हो जाए, इन चीजों की वजह से शिफ्ट आउटवर्ड्स होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इन्हीं सब फैक्टर्स को कम कर दिया जाए, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाए, मुल्क से लोग बाहर जाना ज्यादा शुरू हो जाए और वुमेन स्टार्ट स्टेइंग एट होम, तो इन चीजों की वजह से आपका जो पीपीसी कर्व है इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स। कैपिटल डिपेंड्स ऑन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस डेप्रिसिएशन। अगर आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स, इफ इट इज हायर देन डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एक एसेट ओवर द टाइम ड्यू टू वेयर एंड टेयर अपनी वैल्यू को लॉस करता है, लूज करता है और कभी कभी ऑब्सोलीट हो जाता है। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से व्हाट हैपेंस इज आपका जो एसेट है उसकी एफिशिएंसी भी खराब होने लग जाती है और वो पुराना होने लग जाता है। तो अगर आप नई मशीनरी पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो पीपीसी कर्व है इन द फ्यूचर इट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स। एंटरप्राइज की अगर बात करें तो अगर एजुकेशन बेहतर है, टैक्सेस कम है, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस कम है, तो इन सब रीजंस की वजह से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है। एंड अगर एजुकेशन सिस्टम बुरा है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, तो इन चीजों की वजह से पीपीसी शिफ्ट इनवर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। गाइस जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी अगर बेहतर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसकी वजह से आपकी मशीन ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, वो कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने लग जाएंगी, जिसकी वजह से पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। अगर टेक्नोलॉजी गिर रही है, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो रही है, तो उससे क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी गिरेगी, प्रोडक्टिविटी गिरेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स। प्रोडक्टिविटी आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, के एक यूनिट ऑफ इनपुट से कितना आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो।
राइट। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ जाता है। अगर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बेहतर होगा तो पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स बिकॉज वर्कर्स विल बी ट्रेन्ड, वर्कर्स के पास ज्यादा नॉलेज होगा, ज्यादा स्किल सेट होगा। अगर एजुकेशन फॉल्स, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी विल फॉल एंड पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड्स। लास्टली, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गाइस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ना समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी कम अप विद बेटर टेक्नोलॉजीज। जिस तरह जीएमओज होते हैं, ये स्पेशल सीड्स होते हैं जो जिनकी वजह से आपकी यील्ड बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप जीएमओज यूज करते हो तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। अगर आप R&D नहीं करते और नई टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं लेके आते तो उससे आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट इनवर्ड्स। अच्छा जी, द लास्ट थिंग इज रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गाइस जब हम रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपको ना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर से अपनी जो रिसोर्सेज है उनको शिफ्ट कर दें टर्शियरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ। उससे क्या होगा कि जो टर्शियरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दे प्रोड्यूस मोर वैल्यू एडेड आउटपुट, जिसकी वजह से इन द लॉन्ग रन आपका पीपीसी विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। एंड सिमिलर इज द केस विद कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स। गाइस जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हालांकि कंज्यूमर गुड्स तो सिर्फ कंज्यूमर यूज कर लेता है और उनका इस्तेमाल खत्म हो जाता है। अगर आप कैपिटल गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हो कंज्यूमर गुड्स की बजाय, और अपने रिसोर्सेज कैपिटल कंज्यूमर गुड्स से निकाल के कैपिटल गुड्स में डाल देते हो, तो इनशाला इन द फ्यूचर आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, आपके रिसोर्स बनाने की कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। एंड इन केस कि अगर आपका जो कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं तो यस, आज के दौर में आपका जो कस्टमर है वो खुश हो जाएगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आपका पीपीसी विल शिफ्ट इनवर्ड्स। ऑलराइट। तो गाइज ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका पीपीसी शिफ्ट्स: क्वांटिटी, क्वालिटी एंड रीएलोकेशन। ऑलराइट। गाइज लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम्स। हमारे पास तीन इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं: मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली होता है दिस इज द वे इन विच एन इकोनॉमी इज रन। ठीक है। अच्छा, अब जो ये सिस्टम्स होते हैं ना, हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि शहर कौन सी इकोनॉमी यूज हो रही है, कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है? इट डिपेंड्स ऑन दीज थ्री इकोनॉमिक क्वेश्चंस। ये बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या गुड एंड सर्विसेज बनानी है; हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या होगा, आप लेबर ज्यादा यूज करोगे या कैपिटल ज्यादा यूज करोगे; फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें डिसाइड किया जाता है कि जनाब आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो वो किसके लिए होंगे। विल यू ओनली गिव देम टू द पीपल हु कैन अफोर्ड देम, या आप लोगों को फ्री भी दोगे? जिस तरह पब्लिक स्कूल्स आर फ्री फॉर ऑल, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट फ्री फॉर ऑल, दे आर ओनली फॉर द पीपल हु कैन पे। हो गया। अच्छा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है गाइस, ये प्राइवेट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, सॉरी, ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट की जो इंटरवेंशन होती है वो बहुत थोड़ी होती है। ठीक है। डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस डिटरमिन करती हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे। प्राइस मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है, और जिसका मतलब होता है कि भाई जो लोग पैसे देंगे सिर्फ उन्हीं को गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे। और प्राइस और सॉरी सप्लाई और डिमांड का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है उससे हम डिटरमिन करते हैं प्राइस, जिसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। अच्छा जी, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। जितनी प्राइस ज्यादा होगी उतनी सप्लाई ज्यादा होगी, जितनी प्राइस कम होगी उतनी डिमांड ज्यादा होगी। सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन इज डन। अगर आपकी गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिट्स नहीं दे रहे तो आप उनको बंद कर देते हो। देयर इज हाई कंपटीशन, जिसकी वजह से लोगों के लिए चॉइस और वैरायटी ज्यादा हो जाती है। गाइस ये इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। ये एफिशिएंट ज्यादा होती है ड्यू टू द प्रॉफिट मोटिव, एंड लोगों को वही चीज दी जाती है जो लोग मांग रहे होते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, और ब्यूरोक्रेसी की जो डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले आते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज ये होती हैं कि दे डोंट केयर अबाउट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज।
जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर होते जाते हैं, बिकॉज जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, द पुअर, दे डोंट गेट गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, पब्लिक गुड्स नहीं अवेलेबल होते बिल्कुल भी, जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्कूल्स। डीमेरिट गुड्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। देयर इज एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट, जिसकी वजह से कस्टमर्स को मिसलीड करके उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव प्लैन्ड इकोनॉमी, गाइस इसको पब्लिक इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसके अंदर ऑल द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितने भी बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं हमारे, जो थ्री क्वेश्चंस, दे आर आंसर्ड बाय द गवर्नमेंट। वेज डिफरेंशियल्स मिनिमम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंड गवर्नमेंट इन सब चीजों को सबको बराबर प्रोवाइड करती है, तो नो वन इज गेटिंग समथिंग बेटर, सबको बराबर एजुकेशन, बराबर हेल्थ केयर मिल रही है। सो इन द फ्यूचर वो लोग सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज पे लैंड करते हैं। गाइस इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कुछ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज लार्ज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपटीशन बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इट इज मिनिमाइज्ड। और गवर्नमेंट ख्याल रखती है कि यार ना आपकी डीमेरिट गुड्स बने और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी नहीं होने देती। अच्छा, अब इसमें ना गवर्नमेंट सब कुछ अपनी मर्जी से बनाती है, जिसकी वजह से देयर इज नो प्राइस मैकेनिज्म। वो डिमांड एंड सप्लाई को नहीं देखती, मार्केट फोर्सेस को नहीं डिटरमिन करने देती आउटपुट, जिसकी वजह से समटाइम्स देयर कैन बी शॉर्टेजेस एंड समटाइम्स देयर कैन बी अ सरप्लस। देयर इज अ लैक ऑफ वैरायटी, और जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाते हैं। हर जो अगर कोई बंदा बेहतर क्वांटिटी या क्वालिटी चाहता है तो उसको वो नहीं मिलेंगे। द इकोनॉमी इज लेस रिस्पॉन्सिव टू कंज्यूमर नीड्स। इकोनॉमी सिर्फ वही बनाती है जो गवर्नमेंट चाहती है, और अगर आप लोग कुछ और चीज चाह रहे हो, कोई डिफरेंट चीज चाह रहे हो, तो यू विल नॉट गेट दैट। अच्छा, गाइस इसके बाद हमारे पास आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमी एंड प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, जो डिग्री होती है कि अच्छा यार प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एसेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, और जो पब्लिक की डिमांड होती है, जो गुड्स इन डिमांड होते हैं, वो प्रोवाइड करता है आपका प्राइवेट सेक्टर। एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, डिसएडवांटेज ऑफ मार्केट इकोनॉमी, सजेस्ट व्हाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। ठीक है, एडवांटेज आपने बताने हैं मार्केट इकोनॉमी के, डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं मार्केट इकोनॉमी के, और ये आपने साथ बताने हैं एडवांटेजेस प्लान्ड इकोनॉमी के, ताकि आप बता सको इफेक्टिवली कि मिक्स्ड इकोनॉमी कितनी जरूरी क्यों है। Guys, now we are going to talk about one of the most important chapters, जो कि है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होती है गाइस? डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द कस्टमर टू बाय अ प्रोडक्ट। ओके, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है, सबसे पहले गाइस सिट्रस पेरेबिस का मतलब है कि वी आर ओनली लुकिंग एट द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। हम जो है ना, और बाकी सब चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं। अगर क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, सॉरी, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस कम हुई, क्वांटिटी ज्यादा हो गई, प्राइस ज्यादा हुई, क्वांटिटी कम हो गई। देर इज अ सॉरी इनवर्स रिलेशनशिप, और इसका जो कर्व है इट इज इस तरह। जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ती जाती है, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड स्टार्ट्स टू फॉल बैक। ऑलराइट, अब गाइज हम बात करेंगे शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। गाइज जो डिमांड कर्व के अंदर शिफ्ट्स होता है ना, वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होता है। अगर देर इज अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तो ये प्राइस की वजह से होता है, लेकिन इफ देर इज अ शिफ्ट तो ये डिमांड की वजह से होता है। सबसे पहले भी है फैशन एंड टेस्ट। अगर कोई चीज फैशन में है तो उससे डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाएगा सेम प्राइस लेवल पे। इनकम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की इनकम इंक्रीज हो रही है, उसकी बाइंग पावर इंक्रीज होगी, और द डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स या राइट साइड पे। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, या सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं केएफसी खाता हूँ तो उसका सब्स्टिट्यूट है मैकडोनल्ड्स। तो इन दोनों के अंदर जब आप दो ही गुड्स प्रेफर करते हो, तो वन गुड इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ अनदर, उसको उसकी जगह पे रिप्लेस किया जा सकता है। अगर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया है, तो आपका जो गुड है उसकी डिमांड शिफ्ट हो जाएगी आउटसाइड पे। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कम हो गया तो डिमांड विल शिफ्ट इनवर्ड्स। सिमिलरली प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, अगर भाई कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ गई है तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इनवर्ट शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि वो दोनों गुड्स इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट फॉल्स तो शिफ्ट आउटवर्ड्स हो जाएगा।
देन वी हैव लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग। गाइस अगर आप किसी चीज की एडवर्टाइजिंग ज्यादा करते हो, लोगों को उसके बारे में ज्यादा पता लगेगा, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। ऑन द अदर हैंड, अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लोगों को नहीं पता लगता, तो डिमांड विल शिफ्ट इनवर्ड्स। फिर वी हैव गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आपके टैक्सेस ज्यादा हैं तो उससे डिमांड कर्व इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी, वाइस वर्सा। फिर परचेजिंग पावर। अगर जनरली इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों के पास जॉब्स हैं, स्टडी इनकम है, इन चीजों की वजह से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है। अगर इकोनॉमी रिसेशन के अंदर है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो आपकी जो डिमांड है दैट शिफ्ट इनवर्ड्स। ठीक हो गया? इसके बाद गाइस वी हैव सप्लाई। सप्लाई इज ऑपोजिट टू डिमांड। प्राइस, दिस इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ द सेलर टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ओके, अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, बिकॉज जो सेलर है उसके पास इंसेंटिव होगा टू सेल मोर गुड्स। अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स। गाइस सप्लाई का जो कर्व होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, these are the factors that shift the supply curve. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई है तो सप्लाई इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है तो सप्लाई कैन शिफ्ट आउटवर्ड्स, बिकॉज सेम पैसों के साथ यू कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी हैव टैक्सेस। गाइस आपके टैक्सेस इंक्रीज कर जाएंगे, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बिकम्स एक्सपेंसिव और सप्लाई इनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, अगर टैक्सेस ज्यादा होंगे। और अगर टैक्सेस कम होंगे तो सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज आपको गुड जो है वो सस्ता पड़ रहा है। आफ्टर दिस वी हैव सब्सिडी। गाइस सब्सिडी बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से ना ग्रांट्स होती हैं या रिलीफ्स होती हैं, जो कि लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सप्लाई साइड को इफेक्ट करती है जनरली। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा सब्सिडी दे रही है तो आपकी सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडी देती ही इसी वजह से है, ताकि आपकी सप्लाई शिफ्ट हो जाए आउटसाइड। देन वी हैव टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी अगर बेहतर हो रही है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, तो उससे आपकी कॉस्ट कम होती है। ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, उससे भी सप्लाई आउटवर्ड शिफ्ट करती है। देन टाइम। इन द शॉर्ट रन गाइज होता क्या है कि जो आपकी सप्लाई है उसको शिफ्ट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को स्विच करना डिफिकल्ट होता है। इन द लॉन्ग रन आपकी सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट कर जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है वेल्थ, सॉरी वेदर। अगर वेदर फेवरेबल है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, आपको एक पर्टिकुलर वेदर चाहिए होता है। इफ वेदर इज फेवरेबल देन सप्लाई विल शिफ्ट आउटवर्ड्स, अगर वेदर फेवरेबल नहीं है तो इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स। गाइस मार्केट इक्विलिब्रियम आपका वहां पर बनता है वेयर योर सप्लाई एंड डिमांड कर्व इंटरैक्ट। यहाँ पर क्वांटिटी फाइनल होती है और यहाँ पर आपकी प्राइस फाइनल होती है। तो दिस इज हाउ मार्केट इक्विलिब्रियम इज कैलकुलेटेड। अच्छा जी, अब हमारे पास ना इक्विलिब्रियम को सेट करने और रिस्टोर करने के कुछ तरीके होते हैं। ये आपकी सप्लाई है, ये आपकी डिमांड है। अगर प्राइस P1 है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इस प्राइस के ऊपर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो जो सप्लायर है वो कहेगा यार हमारे गुड्स तो बिक ही नहीं रहे, वो अपनी प्राइस को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करेगा। जब वो प्राइस कम करेगा तो हमें पता है व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस, तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, एंड आपका इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद शॉर्टेज। जब बहुत ज्यादा प्राइस कम है तो सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो शॉर्टेज आ जाएगी। जब शॉर्टेज आ गई तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो कंज्यूमर है वो कहेगा अच्छा यार चलो प्राइस बढ़ा लो लेकिन हमें गुड्स तो दो। तो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, तो फिर सप्लाई भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपका इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा जी गाइस, अब यहाँ पे प्लीज फोकस अ लिटिल बिट। जब अब हम इक्विलिब्रियम का शिफ्ट चेक करेंगे, D1 इज द ओरिजिनल और D2 इज द शिफ्ट। व्हाट हैपेंस इज, ये आपकी डिमांड है, ये सप्लाई है। अगर किसी भी नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से आपकी डिमांड शिफ्ट होती है, तो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर सीधी लाइन खींचो। अब यहाँ पर देखो ये आपकी डिमांड है और ये सप्लाई है, तो आपको डिमांड ऊपर करनी, प्राइस ज्यादा करनी पड़ेगी कंज्यूमर को, ताकि फिर सप्लायर क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। सिमिलरली ये D1 है और ये S1 है। ठीक है, अगर फॉर एनी ऑफ द रीजंस आपकी सप्लाई डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट साइड,
तो अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ से आपने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी तो आपको पता लगा कि अच्छा यार ये डिमांड है, सॉरी ये सप्लाई है और ये डिमांड है, तो यहाँ पर तो सरप्लस हो गया है। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्राइसेस कम करेगा और सप्लायर और जो कंज्यूमर है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिमांड बढ़ाएगा, और फिर इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद सप्लाई। supply S1 is the original supply curve or D is the original demand curve. For any reason, if the supply shifts to the right side, तो उससे क्या होगा, आपकी आहिस्ता आहिस्ता, अब ये इस पॉइंट पे देखो, दिस इज योर डिमांड एंड दिस इज योर सप्लाई। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सप्लायर को अपनी प्राइस कम करनी पड़ेगी इफ ही वांट्स टू सेल द सरप्लस गुड्स। तो जब प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी एंड आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ जाएगा। Similarly, if the supply curve shifts back to S1, S2 सॉरी, तो उसकी वजह से क्या होगा, सप्लायर यहाँ पर आपकी जो सप्लाई है वो ये है, डिमांड ये है, तो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर प्राइस बढ़ाएगा, तो फिर जो सप्लायर है वो आपको इस वाली क्वांटिटी प्रोवाइड करेगा, बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, यहाँ पर नया आपका इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो दिस इज हाउ यू शो शिफ्ट्स। जब भी आपने शिफ्ट शो करना है, प्रो टिप, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई का कर्व बनाना है ऐसे, उसके अंदर सप्लाई और डिमांड, सप्लाई और डिमांड। अब आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर आपको पता लग जाएगा अच्छा यार क्या वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं या सप्लाई को इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आप डिटरमिन कर लोगे उसके बाद आपने फिर अपना अगला जो भी शिफ्ट है वो शो कराना है, और फिर आपने जो नया इक्विलिब्रियम दिखाना है। एंड रिमेंबर गाइस, लेबलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लेबल करना है अपने ग्राफ्स को हर सूरत, और ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस P2 P1 इक्विलिब्रियम, ये सब बातें आपने लाजमी लेबल करनी है। ऑल राइट, 4 हो गया। 5, इलास्टिसिटी। गाइस जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर बेसिकली आता ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ। फॉर एग्जांपल, ये तो हमने पिछले चैप्टर में देख लिया कि अगर प्राइस बढ़ती है तो आपकी डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है। अब द थिंग दैट वी हैव टू look at is by how much does the demand change when the price falls or price increases। तो by how much है ना, बेसिकली वो है आपकी रिस्पॉन्सिवनेस। ये इसका फॉर्मूला होता है। स्टॉप द वीडियो यहाँ पर और इस वर्किंग को देखो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी परसेंटेज चेंज है, Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, P2 माइनस P1 ओवर P1। तो इससे आपको पता लग जाता है आपकी इलास्टिसिटी। नेगेटिव का साइन हम इग्नोर करते हैं, इलास्टिसिटी हम हमेशा देखते हैं 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। अगर आपकी जो इनइलास्टिक है तो इट वुड बी लेस देन 1, इलास्टिक है तो इट वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक है तो इट विल बी इक्वल टू 0। परफेक्ट सॉरी परफेक्टली इनइलास्टिक है तो इट विल बी इक्वल टू 0। परफेक्टली इलास्टिक है तो इट विल इक्वल टू इन्फिनिटी, आपका आंसर नहीं आएगा। और यूनिटरी इलास्टिक होगी जब आपकी पीईडी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब पीईडी किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, इट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इट इज अफेक्टेड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम। अगर बहुत ज्यादा इनकम है तो फिर इलास्टिक होगा, इफ इट इज अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम तो इट विल बी इनलास्टिक। गुड की नेचर कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर जरूरत है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक होने का मतलब कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज होती है फिर भी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। इलास्टिक का मतलब अगर थोड़ी सी भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है कि हैबिट है, एडिक्शन है या टेस्ट। देन इट डिपेंड्स ऑन द टाइम। शॉर्ट रन के अंदर कंज्यूमर स्विच नहीं कर सकते तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, लॉन्ग रन के अंदर इट बिकम्स इलास्टिक। फिर गुड की डेफिनेशन होती है, अगर तो एक जनरल कैटेगरी है तो डिमांड इलास्टिक होगी, अगर आपको कोई पर्टिकुलर गुड चाहिए, एग्जैक्ट ब्रांड, एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, एग्जैक्ट साइज, तो फिर डिमांड बिकम्स इनलास्टिक, देन यू आर विलिंग टू पे मोर एज वेल। ठीक हो गया गाइस। जब हम बात करते हैं तो हम जनरली कहते हैं कि जो आपका ग्राफ का ऊपर वाला एरिया होता है ना,
यहाँ पर आपकी जो डिमांड है इट इज जनरली इलास्टिक, सेंटर में इट इज यूनिटरी इलास्टिक इक्वल्स टू 1, एंड जो लोअर एरिया होता है वहां पर जो आपकी डिमांड है इट बिकम्स इन इलास्टिक। पीईडी क्यों यूज किया जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूज ताकि आप प्राइस सेट कर सको अपनी। आप प्राइस सेट करते हो बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी, ठीक है। अगर आपको पता है किसी चीज की प्राइस इलास्टिक है तो आप प्राइस कम करते हो टू इंक्रीज रेवेन्यू, क्योंकि आप थोड़ी सी प्राइस कम करोगे, क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो देन यू कैन इंक्रीज द प्राइस एज मच एज यू कैन, अगले बंदे को पे तो करना पड़ेगा। देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप डिफरेंट लोगों को उनकी प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एयरलाइन की टिकट बुक करो बहुत टाइम पहले, 4-5 महीने पहले, तो आपको सस्ती पड़ती है। अगर आप इमरजेंसी में लो तो आपको महंगी पड़ती है, क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फिर टैक्स पॉलिसी, सब्सिडी, इन चीज़ों के लिए आपको इलास्टिसिटी देखनी पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये है भाई कि प्राइस के इंक्रीज होने से कितना फर्क पड़ेगा आपकी सप्लाई के ऊपर। दिस इज द फॉर्मूला, सेम एज डिमांड, लेकिन वहां ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड था, यहाँ ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक हो गया? अच्छा, अब पीईडी, जो पीईएस है, वो किन चीजों से इफेक्ट होती है? स्पेयर कैपेसिटी। अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी है तो आपकी जो सप्लाई है इट विल बी इलास्टिक, अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो इट विल बी इन इलास्टिक। जितने मर्जी पैसे दे दो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती, बिकॉज स्पेयर कैपेसिटी ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन द इंडस्ट्री, गाइस अगर तो प्रोड्यूसर ज्यादा हैं तो सप्लाई इलास्टिक होगी, प्रोड्यूसर्स कम है तो सप्लाई इनइलास्टिक होगी। टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म के अंदर आपकी जो सप्लाई है जनरली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आप रॉ मटेरियल्स नहीं अरेंज कर पाते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल्स की रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं वगैरह वगैरह। इन द लॉन्ग रन आपकी सप्लाई ज्यादा इलास्टिक हो जाती है। फिर ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सब्सटीट्यूशन, गाइस अगर तो आप इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो फिर आपकी जो सप्लाई है इलास्टिक है, अगर नहीं कर सकते तो सप्लाई इनइलास्टिक हो जाती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्ट्स, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज इजीली इंपोर्ट कर सकते हो तो इलास्टिक होती है सप्लाई, अगर नहीं कर सकते तो इनइलास्टिक होती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हो तो उसकी जो सप्लाई है वो इलास्टिक हो जाती है। अगर वो सीजनल प्रोडक्ट है और आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते तो द सप्लाई बिकम्स इनइलास्टिक। देन टॉकिंग अबाउट यूजेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कस्टमर्स यूज करते हैं इसको, कस्टमर्स बेनिफिट फ्रॉम दिस, प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं इसको बहुत ज्यादा। अगर सप्लाई इलास्टिक है तो इट विल लीड टू मोर प्रॉफिट्स, दे वुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड मोर क्विकली टू चेंजेस इन द प्राइस, और वो अपनी जो चेंज है चेंज इन डिमांड के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। लास्टली गवर्नमेंट इसको यूज करती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने देखना कि यार किस प्रोडक्ट की, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है तो उसी पे सब्सिडी देने का फायदा है। अगर सप्लाई इन इलास्टिक है तो सब्सिडी दोगे भी फिर भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकेगी। अगला टॉपिक है गाइस मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर के अंदर हम ये कहते हैं मार्केट फेलियर तब होता है जब डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस प्रॉपरली रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर सकती। इसके अंदर सबसे पहले हम कॉस्ट की बात करेंगे। हमारे पास आती हैं गाइस प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो होती है जो एक इंडिविजुअल इंड्योर करता है या इनकर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पेप्सी की बोतल खरीदी है तो जो पैसे मैं उसको दूंगा उसके अगेंस्ट, द 50 रुपीज और द 60 रुपीज, वो होगी उसकी प्राइवेट कॉस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट होती है थर्ड पार्टी रिलेटेड कॉस्ट, कि जो मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ या जो फैक्ट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं उससे पोल्यूशन हो रही है और वो पोल्यूशन लोगों के लिए हार्मफुल है। ये चीज जो है दिस इज द एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर सोशल कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। सिमिलर इज द केस विद बेनिफिट। प्राइवेट बेनिफिट होता है जो आपको पर्सनल बेनिफिट होता है, एक्सटर्नल बेनिफिट होता है जो आपकी किसी एक्टिविटी से सोसाइटी या थर्ड पार्टी को बेनिफिट होता है। एंड लास्टली सोशल, दिस इज द टोटल बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी, प्राइवेट वर्सेस एक्सटर्नल बेनिफिट। देन वी टॉक अबाउट मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर तब होता है guys, जब डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है ना वो प्रॉपरली रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करती, राइट क्वांटिटीज और राइट प्राइस नहीं सेट कर पाती। आपको कैसे पता लगता है कि मार्केट फेलियर हो रहा है? व्हेन देयर इज शॉर्टेज, व्हेन देयर इज सरप्लस, जब प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं या क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो जाए।
This happens when the goods and services cause third party effects. These effects are called positives or negative externalities. ये वाला external benefit और external cost. External cost, negative effects of production, और external benefits, the positive effects of production. Demerit goods जो है जनरली दे आर ओवर कंज्यूम, कि वो गुड्स होते हैं जो हमारे लिए बुरे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि कितने बुरे होते हैं इनके हार्मफुल इफेक्ट्स, और हम इनको ओवर कंज्यूम करते हैं, जिस तरह आपकी सिगरेट्स, अल्कोहल वगैरह वगैरह. देन वी हैव मेरिट गुड्स. मेरिट गुड्स गाइस हमें नहीं पता होता हमारे लिए कितने अच्छे होते हैं, दैट इज वाई हम इनको अंडर कंज्यूम करते हैं और मार्केट फोर्सेज इनको नहीं प्रोवाइड करती, बिकॉज मार्केट फोर्सेज तो उसी हिसाब से रिएक्ट करती हैं जिस तरह कस्टमर्स डिमांड करेंगे. ओके okay? फिर पब्लिक गुड्स नहीं होते. जब पब्लिक गुड्स नहीं होते तो क्या होता है, लोगों के पास बेसिक चीजें जैसे डिफेंस, स्ट्रीट लाइट्स, पार्ट्स, ये चीजें नहीं होती. दीज आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलबल और नॉन रिजेक्टेबल. आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने इनको नहीं इस्तेमाल करना. आप ये नहीं कह, आप इनके कोई राइवल्स नहीं होते कि प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोड्यूस नहीं करता, और ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब कि जो बंदा पैसे नहीं दे रहा उसको भी ये गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं. अच्छा. फिर मोनोपोली का, इस मोनोपोली होता है जब एक बहुत बड़ा बिजनेस सारी जो सप्लाई है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर गुड. अगर मोनोपोली होगी तो मार्केट फेलियर होगा, क्योंकि मोनोपोली के अंदर वो एक्सप्लॉइट करते हैं कंज्यूमर्स को. देन देयर इज इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. एफिशिएंसी अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का मोबाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल और जियोग्राफिकल दोनों मोबिलिटीज आ जाती हैं. अच्छा जी, शॉर्ट टर्मिज्म. गाइस इट लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने लगो तो आप कैपिटल गुड्स कम बनाते हो. जब कैपिटल गुड्स कम बनाते हो तो इन द लॉन्ग रन आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट्स इनवर्ड्स. ठीक है. अब गाइस गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू करेक्ट मार्केट फेलियर. सबसे पहले वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं ऑन डीमेरिट गुड्स, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, प्राइस ज्यादा हो जाती है और डिमांड जनरली कम हो जाती है. देन वी हैव सब्सिडीज. सब्सिडीज जो है गाइस वो सप्लाई को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं और इससे डिमांड ज्यादा हो जाती है. अच्छी जो मेरिट गुड्स होते हैं उनके ऊपर सब्सिडी देना फायदेमंद होता है. इससे जो लोग हैं उसको अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस भी कम हो जाती है, क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाती है. देन कंपटीशन पॉलिसी. गाइस कभी कभी जो गवर्नमेंट होती है वो फर्म्स को आपस में मोनोपोली नहीं बनने देती. वो फर्म्स को अलाउ नहीं करती कि वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करें. तो फॉर दैट पर्पस उनको बीच में इंटरवीन करना पड़ता है और वो नो कंपटीशन पॉलिसीज को इस्तेमाल करती हैं. प्रेडेटरी प्राइसिंग नहीं होने देती, अनफेयर प्राइसिंग नहीं होने देती, उनको आपस में मर्जर्स नहीं करने देती. अगर दो बहुत बड़े मार्केट लीडर्स आपस में मर्जर्स कर लें तो उसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कस्टमर्स एक्सप्लॉइट होंगे बहुत ज्यादा. ठीक हो गया. फिर पोल्यूशन परमिट्स. गवर्नमेंट जो है वो पोल्यूशन पे लिमिट लगा देती है. अगर आप उससे ज्यादा पोल्यूशन करोगे आपको फाइन होगा. रेगुलेशंस. गवर्नमेंट जो है वो लॉज लगा देती है, जिस तरह टाइमिंग रिस्ट्रिक्शंस, इस टाइम से इस टाइम तक आप चीजें बेच सकते हो, इतनी क्वांटिटी बेच सकते हो, ये क्वालिटी बेचना जरूरी है. अगर आप जो है छोटे बच्चों को सिगरेट्स नहीं बेच सकते, छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते. फिर नेशनलाइजेशन. नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं. नेशनलाइजेशन का मतलब कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है, आप जो प्राइवेट सेक्टर है वो पब्लिक सॉरी प्राइवेट सेक्टर के गुड्स और एसेट्स को एक्वायर कर लेती है गवर्नमेंट, उनसे खरीद लेती है. प्राइवेटाइजेशन ये होती है कि जो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाता है. फिर डायरेक्ट प्रोविजन. डायरेक्ट प्रोविजन है, कभी कभी जो पब्लिक गुड्स होते हैं या मेरिट गुड्स होते हैं गवर्नमेंट उनको फ्री प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि वो उन चीजों को अफोर्ड कर सकें. फॉर एग्जाम्पल आपके स्ट्रीट लाइट्स, नेशनल डिफेंस वगैरह वगैरह. देन वी हैव प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. गवर्नमेंट जो है ना वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि आप जो हो आपके पास नॉलेज ज्यादा आ जाए, आप ज्यादा जो है ऑक्यूपेशनली मोबाइल हो जाओ और जियोग्राफिकली मोबाइल हो जाओ. हार्मफुल गुड्स के अगेंस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जॉब्स के बारे में आपको डाटा प्रोवाइड करती है, प्लेसमेंट ऑफिस बनाती है ताकि आप वहां पर अपनी जॉब्स कर सको. फिर गवर्नमेंट कभी कभी प्राइस कंट्रोल्स भी लगा लेती है, मिनिमम प्राइस लगाती है. अच्छा, मिनिमम प्राइस का जब भी आपको गाइस क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम प्राइस इज ओनली इफेक्टिव अगर मिनिमम प्राइस लग रही है इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे. ठीक है. तो इसको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है.
इसको प्राइस सीलिंग भी कहा जाता है कि भाई इससे ऊपर आप बेच ही नहीं सकते कोई गुड या सर्विस। Sorry. This is a maximum price. Maximum price is always below the equilibrium. Minimum price is always above the equilibrium. ठीक है। इसको जो मिनिमम प्राइस है उसको हम प्राइस फ्लोर भी कहते हैं, मैक्सिमम प्राइस को प्राइस सीलिंग भी कहते हैं। ऑलराइट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इवैल्यूएशन। हम अज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट मार्केट फेलियर को रिड्यूस करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कभी कभी मार्केट फेलियर को कम नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बेनिफिट्स को ओवर एस्टिमेट करो, अगर आप डिसीजन मेकिंग को डिले कर दो, और अगर आपको लैक बेनिफिट्स का एनालिसिस ना हो और कॉस्ट का एनालिसिस ना हो, तो समटाइम्स उसकी वजह से क्या होता है कि आप मार्केट फेलियर को रिड्यूस नहीं कर पाते। ठीक हो गया। गाइस, मनी, हाउस होल्ड और लेबर मार्केट, इन तीन चैप्टर्स की तो ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो आप वहां से भी देख सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड यूनियंस। गाइस, ट्रेड यूनियन जो है ना, बेसिकली एक एसोसिएशन होती है ऑफ वर्कर्स, जिसके अंदर वर्कर्स कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। ठीक है। वो उनकी राइट्स क्या होती हैं? दे डिमांड हायर वेजेस। वो कहते हैं कि भाई हमें सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दो, हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना करो, और जो है हमें लीगल एडवाइस दो, हमारी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करो। ये सब बेसिकली गोल्स होते हैं ट्रेड यूनियन के। अच्छा, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। क्राफ्ट यूनियन होती है, छोटी यूनियन होती है, इंडस्ट्रियल यूनियन होती है, दैट रिप्रेजेंट्स द पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। जनरल यूनियंस होती हैं जिसके अंदर वर्कर्स फ्रॉम ऑल ऑक्यूपेशंस कैन कम टुगेदर, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन वर्कर्स यूनियन। वाइट कॉलर यूनियंस होती हैं विच रिप्रेजेंट नॉन मैनुअल वर्कर्स या सैलरीड वर्कर्स, फॉर एग्जांपल टीचर्स, बैंक्स वगैरह वगैरह। अच्छा, ट्रेड यूनियंस के जो रोल होते हैं, सबसे पहले वो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि दे बार्गेन ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। वो सबकी डिमांड्स को इकट्ठे जो है ना आगे लेके जाते हैं। इससे होता है कि डिमांड के पूरे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो लड़ते हैं, फाइनेंशियल और लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने जो मेंबर्स हैं उनको। ठीक है। और दे रिप्रेजेंट देयर वर्कर्स एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल के ऊपर भी वो अपने वर्कर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप ट्रेड यूनियन की बात ना मानो, तो वो फिर इंडस्ट्रियल एक्शन करते हैं। ठीक है। वो इंडस्ट्रियल एक्शंस में क्या करते हैं? स्ट्राइक पे चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई हम काम नहीं करेंगे। दे वर्क टू रूल। वो सिर्फ उतना काम करते हैं जितना उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा काम करते ही नहीं है। फिर गो स्लो, वर्क इज स्लोड इंटेंशनली, ताकि कंपनी का आउटपुट हार्म हो। वो काम ही नहीं करते, बस आके जो है ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल स्लो काम करते थे। फिर देर इज सेट इन, दे ऑक्यूपाई द वर्क स्पेस, लेकिन काम नहीं करते, वेले बैठे रहते हैं। वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो काम ही नहीं करने देते किसी को। वो कहते हैं कि भाई, वो क्वालिफिकेशन इंक्रीज कर देते हैं, कहते हैं भाई आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इफ यू वांट टू वर्क हियर। देन, अब लेट्स टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स। स्ट्राइक्स के अंदर नुकसान होता है एम्प्लॉयर का बहुत ज्यादा। वो उसकी जो डिमांड है वो नहीं पूरी हो रही होती। तो अगर वर्कर्स गो स्लो कर दें, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाती है, एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है। इन वर्क टू रूल, द कंपनी लूजेस द एडिशनल यूनिट्स। वर्कर सिर्फ मिनिमम गुड्स बना रहे हैं, अगर वो कोई वर्कर ज्यादा चीजें बना सकता था तो ही इज नॉट डूइंग दैट। वर्कर्स की बात करते हैं, स्ट्राइक्स के अंदर वर्कर्स को पे नहीं मिलती। गो स्लो के अंदर वर्कर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड्स उनके गिर जाते हैं, बिकॉज नाउ दे आर नॉट अर्निंग ओवर टाइम। अच्छा, ट्रेड यूनियन की जो पावर है ना, वो किन किन मौकों के ऊपर बहुत ज्यादा होती है? सबसे पहले, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही होती है, तो ट्रेड यूनियन के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है अपनी बातें मनवाने के लिए। फिर अगर ओवरऑल मार्केट में वेजेस इंक्रीज हो रही हैं, तो वी कैन डिमांड फॉर हायर वेजेस। उसके बाद अगर जो फर्म्स या इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स हैं वो ओवरऑल राइज कर रहे हैं, देन यू कैन आस्क। लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो आप पूछ कह सकते हो। फिर कंपेरेबिलिटी आर्ग्यूमेंट होता है। आप कहते हो कि भाई हमें भी इतनी वेजेस दो जितने बाकी लोग कमा रहे हैं, हमारे जो सिमिलर काम कर रहे हैं उसके अंदर, बाकी कंपनी से जो पैसे ले रहे हैं उनको भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, हमें भी ज्यादा पैसे दो। फिर अगर वेजेस कंपनी की कॉस्ट का एक छोटा सा पार्ट है, देन यू कैन डिमांड फॉर हायर वेजेस। यूनियन वर्कर्स हैव मोर मेंबर्स। अगर बहुत ज्यादा सारे वर्कर्स यूनियन का पार्ट हो, तो फिर आप मांग सकते हो। फिर
अगर जो प्रोडक्ट है जो कंपनी बना रही है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी भी तब भी लोग खरीदेंगे, तो उस केस में भी आप उसकी आपकी जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है। अब ट्रेड यूनियंस के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस होते हैं वर्कर्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, वेजेस बढ़ रही हैं, नेगोशिएशन इंक्रीज हो रही है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाती है। अगर आप ट्रेड यूनियन का पार्ट हो तो अक्सर कंपनीज आपको रखती ही नहीं है, नॉन मेंबर्स का वो बिल्कुल ख्याल नहीं करते और लेस प्रोडक्टिव हो जाते हैं इन द केसेस ऑफ स्ट्राइक्स एंड गो स्लो। ट्रेड यूनियंस की मेंबरशिप इंक्रीज एंड डिक्रीज होने के देयर आर कपल ऑफ रीजंस। ठीक है। जो वर्कर्स हैं उनको जब लो पे मिलती है तो फिर वो ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है तो फिर वो ट्रेड यूनियन का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ट्रेड यूनियंस की पावर को, तो फिर ट्रेड यूनियन की पावर डिक्रीज होती है। पार्ट टाइम जॉब्स अगर इंक्रीज हो रही हैं फिर ट्रेड यूनियन की पावर इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ट्रेड यूनियन इज जनरली फॉर फुल टाइम वर्कर्स। अगर पीपल आर बिकमिंग मोर सेल्फ एम्प्लॉयड उसकी वजह से ट्रेड यूनियंस की जो पावर है वो कम हो जाती है। एंड ट्रेड यूनियन गाइस जो होती है ना, दे आर मोस्टली बेस्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम हो रही है आपकी इकोनॉमी में तो उससे ट्रेड यूनियंस की पावर भी कम होगी। गाइस जब हम कॉस्ट के बारे में बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कॉस्ट आर द थिंग्स दैट द कंपनी हैज टू पे इन ऑर्डर टू डू प्रोडक्शन। ठीक है। इसके अंदर सैलरीज आ जाते हैं, रेंट्स आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, बिल्स आ जाते हैं। अच्छा, अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। सबसे पहले हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती हैं। जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है ना वो वाली कॉस्ट होती है विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसके अंदर रेंट्स, सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन लोन्स ये चीजें आ जाती हैं। इसका जो कर्व होता है वो ऐसा स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो टोटल आउटपुट के साथ, तो आपको पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है। देन यू हैव वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ये वो कॉस्ट है जो चेंज होती है विद योर आउटपुट। जितने आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उतनी ये कॉस्ट चेंज होती जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है। टोटल कॉस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा जी। अब जो एवरेज टोटल कॉस्ट होती है और टोटल कॉस्ट कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम फिक्स्ड कॉस्ट। बेसिकली जो आपकी टोटल कॉस्ट कर्व होती है ना वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से स्टार्ट होती है यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट वाला एस्पेक्ट आ चुका होता है। एवरेज टोटल कॉस्ट होती है आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द आउटपुट, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। रेवेन्यूज की बात करते हैं। गैस रेवेन्यूज वो पैसे होते हैं जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से मिलते हैं। ओके। अच्छा, टोटल रेवेन्यू, जब हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं ना परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट के अंदर, तो टोटल रेवेन्यू आपका प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एडिशनल यूनिट का रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू, ये चीजें सेम होती हैं बिकॉज द प्राइसेस आर सेम। और जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइसेस फिर भी सेम रहेंगी। ऑन द अदर हैंड जो आप मोनोपोली की बात करते हो तो मोनोपोली में क्या होता है, जो आपका टोटल रेवेन्यू है, सॉरी एवरेज रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता फॉल करता है। बिकॉज अगर आपने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेचने हैं तो आपको प्राइसेस कम करनी पड़ती है मोनोपोली के अंदर, बिकॉज फर्म्स आर प्राइस मेकर्स। ब्रेक इवन की बात करते हैं। गाइस ब्रेक इवन में होता क्या है, आप देखते हो कि वो कौन सा पॉइंट है जिसके बाद आपके प्रॉफिट्स आर इक्वल्स टू योर, सॉरी योर रेवेन्यू इज इक्वल्स टू योर कॉस्ट। ठीक है, जब आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट के इक्वल हो जाता है तो दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बनता कैसे है, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन, हमारी वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई। टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एज वेल, तो टोटल रेवेन्यू जब इसको कट करता है इस लाइन को, तो इस पॉइंट के आगे हमारा प्रॉफिट होता है, इस पॉइंट से पीछे हमारा लॉस होता है सारा। अगर हम बात करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स की, तो दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। यस, दे वांट ग्रोथ, दे वांट हायर मार्केट शेयर, उनको सर्वाइवल करना होता है। एंड या दैट वाज इट फॉर द चैप्टर। अच्छा गाइज, ये हमारे दो मेथड्स हैं टू इंक्रीज रेवेन्यू। सबसे पहले आप कॉस्ट कम कर लो, प्रॉफिट इंक्रीज करने के मेथड्स हैं। कॉस्ट कम कर लो और आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर लो, दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट्स।
गाइस अब हम लोग बात करने लगे हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स की। मार्केट स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक मार्केट के क्या फीचर्स हैं, उसके अंदर फर्म्स कितनी हैं, उसके अंदर प्राइस किस तरह डिटरमिन होती है, वगैरह वगैरह। हम जो अपने सिलेबस में दो पढ़ेंगे वो है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। जो आपका परफेक्ट कंपटीशन होता है गाइस, उसके अंदर ना कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, हर बंदे को प्राइस का फुल नॉलेज होता है, देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, प्रोडक्ट्स आर सेम, प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंशिएशन कोई भी नहीं होती, देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। ठीक है। और जाहिर है ये दोनों जो हम एक्सट्रीम्स पढ़ रहे हैं, दीज आर थियोरेटिकल, और रियल मार्केट्स जो होती हैं दे आर जनरली इम्परफेक्ट। प्राइसेस एंड आउटपुट इन द परफेक्ट कंपटीशन, अब इसकी बात करेंगे थोड़ी सी। दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस कम होते हैं, क्वालिटी कम बेहतर होती है, एडवर्टाइजमेंट में कोई पैसे नहीं होते बिकॉज एवरी वन इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, देर आर नो बैरियर्स टू एंट्री। लोकेशन बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है, जो अच्छी लोकेशन पे होगा उसके गुड्स बिकेंगे। देर इज नो इंसेंटिव टू इनोवेट बिकॉज एवरी वन इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। फिर मोनोपोली, मोनोपोली के अंदर सिंगल सप्लायर होता है मार्केट के अंदर। एंड जब किसी पर्टिकुलर कंपनी के पास मोर देन 25% शेयर होते हैं तो हम कहते हैं ये मोनोपोली है। इफ ओनली वन सप्लायर, देन इट इज प्योर मोनोपोली। फीचर्स, सिंगल सप्लायर, प्राइस मेकर्स यही प्राइस डिटरमिन करते हैं, जितनी मर्जी चार्ज कर लें। कस्टमर्स के पास मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, देर आर हाई बैरियर्स टू एंट्री। ठीक हो गया। और इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो मोनोपोली है वो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो R&D में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो वेस्टफुल कंपटीशन को एलिमिनेट कर देते हैं बिकॉज दे आर द ओनली वंस प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वो इतनी कम प्राइसेस पे दे रहे होते हैं कि बाकी लोग उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। उनको डिसएडवांटेजेस ये हैं, अगर उन्होंने अपनी सप्लाई गुड्स ज़्यादा बेच रहे हैं तो उनको अपनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल गया हूँ यहाँ पे मैं। दे मे नीड टू लोअर द प्राइस अगर वो ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और अगर वो प्राइस, वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनलास्टिक हो जाती है। मोनोपलीज जो है ना वो वेस्ट करती हैं ड्यू टू शॉर्टेज इन द मार्केट। मार्केट्स के में कभी कभी शॉर्टेजेस भी कर देती हैं वो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ लिया है, वी चार्ज पीपल डिफरेंट प्राइसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, जिसके अंदर हम कॉस्ट के अंदर मार्कअप रखते हैं टू गेट द फाइनल प्राइस। फिर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है कि आप देखते हो कि आपके कंपेटिटर्स की क्या प्राइसेस हैं और उसके आसपास अपनी प्राइस को रखते हो। फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, ये की जाती है व्हेन द प्रोडक्ट और द सर्विस इज न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। तो आप चाहते हो कि मैं उसकी प्राइस इतनी कम रखूं ताकि लोग मेरे से प्रोडक्ट्स खरीदें, बाद में मैं उसकी प्राइस इंक्रीज कर दूंगा। देन वी हैव लॉस लीडर प्राइस। इसमें क्या होता है, आप प्राइस को बहुत कम रखते हो ताकि आप बेशक इन द शॉर्ट रन लॉस करो, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होता है कि आप ज्यादा, आप कंपटीशन को बाहर निकाल देते हो मार्केट से। एंड यू कैन गेन हायर प्राइसेस। वाटर ब्रेक गाइस, वाटर ब्रेक, पानी बहुत पीना जरूरी है। ओके, देन वी हैव प्राइस स्कीमिंग। प्राइस स्कीमिंग बेसिकली की जाती है बाय द कंपनीज जो कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, तो शुरू में वो प्राइस को बहुत ज्यादा रखती हैं ताकि दे कैन एंजॉय द प्रॉफिट्स। और बाद में जब टेक्नोलॉजी ज्यादा कॉमन हो जाती है तो वो प्राइसेस को कम कर देते हैं। प्रमोशनल प्राइसिंग इज सेल्स लगाना, ऑफर्स देना, ताकि आप जो आउटडेटेड स्टॉक है उसको निकाल सको। इससे ब्रांड लॉयल्टी बढ़ती है और मार्केट शेयर भी बढ़ता है। गाइज अब यहाँ से हमारा सेक्शन 4 स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमने सबसे पहले बात करनी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड होती है सबकी सप्लाई इकट्ठी, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, सबकी जो सब कंबाइंड सप्लाई होती है, इसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड जो है ना उसका फॉर्मूला होता है विच इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड।
अब जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो डिमांड की तरह वो भी डाउनवर्ड कर्व होती है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जब नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से स्विच चेंज शिफ्ट होती है तो इट शिफ्ट्स टू द राइट और द लेफ्ट। जब प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज होता है तो वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होता है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमारे पास रियल जीडीपी होता है, इकोनॉमी के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वाई एक्सिस में हमारे पास प्राइस होती है, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इट्स द टोटल सप्लाई ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस, ठीक है। गाइस एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ना, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ऐसे पहले इंक्रीज हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर चली जाती है। अब इसका मसला क्या होता है? शुरू में हम कहते हैं कि आपकी इकोनॉमी के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो सब साथ आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद व्हाट हैपेंस इज कि अब आपकी इकोनॉमी के अंदर सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए हैं, सारे एम्प्लॉयज आर वर्किंग, तो उसकी वजह से आप जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा दो आपकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। दीज आर द डिमांड कर्व्स, ओके। तो इस तरह का कुछ होता है कि आपके पास 50 वर्कर्स थे, 50 मीटर ऑफ क्लॉथ था, 4 मशीन थी, 20 यूनिट्स थे, वो सब यूज हो गए। तो अब जो सप्लाई है वो कभी कभी परफेक्टली इनलास्टिक हो जाती है कि आप जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा दो डिमांड के थ्रू, लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो फिर आपको सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवाना पड़ता है। उसके चीजें भी हम आगे जाके देखेंगे। जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी एग्रीगेट सप्लाई को, सबसे पहले आपका आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो एग्रीगेट सप्लाई गिर जाती है। अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। फिर टैक्सेस ऑन फंड्स, टैक्सेस कम होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। टैक्सेस ज्यादा होंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई विल फॉल। Productivity and quality of resources. Productivity increase, aggregate supply increase. Productivity falls, aggregate supply falls. क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, गैस क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अगर इंक्रीज कर जाते हैं तो आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा। मार्केट इक्विलिब्रियम बनता है जब आपका एग्रीगेट सप्लाई इंटरेक्ट्स विद योर एग्रीगेट डिमांड। तो इसको बेहतर अगर हम सप्लाई कर्व जरा ऐसे वाला बनाना चाहिए हमें यहाँ पर, ये विच इज द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। गाइस अब हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं। अब हम बात करने लगे हैं आपकी जो पॉलिसीज जो गवर्नमेंट यूज करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए, आपकी इन्फ्लेशन कम होनी चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहले हमारे पास फिस्कल पॉलिसी आती है जो टैक्सेस को डील करती है, ठीक है। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दो चीजों को डील करती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। और ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को सारी को अफेक्ट करती है। हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है। गाइस गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज जी एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस टैक्सेस, जब आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग हायर है, टैक्सेस कम है, तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों चीजें इफेक्ट होती हैं, ठीक है। आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी तब करते हो जब आपने अपनी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना होता है। रिसेशन के अंदर क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत थोड़ी होती है, लोग स्पेंड कर नहीं रहे होते, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो उस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज कर देते हो। अच्छा, होता क्या है जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करते हो, तो अब जब गवर्नमेंट ने कोई भी काम करना है तो उसको उसके लिए वर्कर्स चाहिए जो आके प्रोडक्शन वगैरह करेंगे। या फिर स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स आएंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बेहतर हो जाएगी, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर हो जाएंगे। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाती है, टैक्सेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उससे ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड में फॉल आता है। जब एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी तो प्राइस कम होगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड इस्तेमाल करनी पड़ती है, और ये अप्लाई होता है बूम के सिनेरियो के अंदर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्यों होती है? गवर्नमेंट में भी स्पेंडिंग ऑन द फॉलोइंग। गवर्नमेंट रोड्स पे स्पेंड करती है, पब्लिक सेक्टर की वेजेस देनी होती हैं, कैपिटल स्पेंडिंग करनी होती है, वेलफेयर के लिए स्पेंड करना होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, डिफेंस के ऊपर स्पेंड करना होता है, वगैरह वगैरह। रीजंस। इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, गवर्नमेंट स्पेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, सबसे पहली बात।
फिर मार्केट फेलियर कम करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेरिट गुड्स और पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करती है। फिर इक्विटी प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करती है तो उससे होता क्या है, जो वनरेबल ग्रुप्स होते हैं उनको हेल्प होती है। फिर इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट ये काम करती है। टैक्सेशन क्यों इस्तेमाल की जाती है? टैक्सेशन की जाती है सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम होता है, अमीरों से लेके गरीबों पे लगाना। फिर इन्फ्लेशन कम करने के लिए टैक्सेस ज्यादा करोगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन को भी कम होना पड़ेगा। फिर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए आप टैरिफ्स लगाते हो इम्पोर्ट्स पे। जब इम्पोर्ट्स के ऊपर आप टैक्सेस वगैरह लगा दोगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो जाएगा। फिर कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स कम करने के लिए आप उनके ऊपर लगा देते हो टैक्सेस, ताकि उनकी प्राइस बढ़ जाए। फिर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री आप इस्तेमाल करते हो टैक्सेशन। अच्छा, अब टैक्सेस की टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो कि लगते हैं इंडिविजुअल्स और फर्म्स की प्रॉफिट्स और वेल्थ के ऊपर, ठीक है। ये हर बंदे ने सॉरी, ये जो लोग एफबीआर से रजिस्टर्ड होते हैं पाकिस्तान में, जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। यू कैन चूज नॉट टू गिव डायरेक्ट टैक्सेस अगर आप छोटे हो अभी, ठीक है। देन वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस। गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हर बंदे को देने पड़ते हैं। सेल्स टैक्स होता है, टैरिफ्स होता है, कस्टम ड्यूटीज होता है। ये अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीद रहे हो तो उसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली टैक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तीन होते हैं हमारे पास टैक्सेस के सिस्टम, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। प्रोग्रेसिव होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप ज्यादा टैक्सेस देते हो। रिग्रेसिव होता है जैसे जैसे यू आर अर्निंग मोर आप इनकम का छोटा प्रोपोर्शन देते हो टैक्सेस के ऊपर। और प्रोपोर्शनल होता है कि आप द सेम परसेंटेज देते हो रिगार्डलेस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इनकम टैक्सेस के हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गेन टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे पास आ जाते हैं सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज, लाइसेंसेस। अच्छा, अगर जब हम बात करते हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन या कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, तो हम कहते हैं कि जो भी एक टैक्स है ना उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। इट शुड बी इक्विटेबल, सबसे पहले कि जो पे कर सकते हैं उनको ज्यादा पे करना चाहिए। इट शुड बी इकोनॉमिक, कि जो रेवेन्यू है वो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि टैक्सेस आपको आ रहे हैं 100 रुपीज और टैक्सेस इकट्ठे करने में आपके 1000 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। उसके बाद कन्वीनियंट के पे करना आसान होना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन, इट डिपेंड्स ऑन द पीईडी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। अच्छा, फ्लैट टैक्स बेसिकली एक सिंगल टैक्स रेट होता है। अब कंट्रीज के अंदर ये बहुत जनरली फेमस होता जा रहा है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होगी मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इट कंसर्न्स विद द एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स एंड द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जनरली आप क्या करते हो, आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और इजी टू हैंडल होता है। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हो, इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज कर देते हो, ताकि लोग अपने पैसे सेविंग्स में से निकाल के इकोनॉमी के अंदर इनपुट करें। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये होता है कि आप टैक्सेस बढ़ा सॉरी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हो, मनी सप्लाई कम कर देते हो, ताकि आपके पैसे इकोनॉमी से निकल के सेविंग्स अकाउंट में चले जाएं और ओवरऑल जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाए। अच्छा, अब ये कुछ मसले होते हैं मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के, कि सबसे पहले देयर इज अ रिकग्निशन लैग। आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन लैग, उसके इम्प्लीमेंट करने में टाइम लग जाता है। इम्पैक्ट लैग, एक दफा वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इट टू वर्क। मैक्रो इकोनॉमिक्स में गाइस ये होता है, जितने भी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनको इफेक्ट में लाने के लिए। फिर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं कुछ। पॉलिटिकल गेन के लिए लोग इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ओके, सप्लाई साइड पॉलिसी। कई सप्लाई साइड पॉलिसीज जो है ना वो एम करती हैं आपके एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करने का। दे ट्राई टू इंक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, अब वो होता किस तरह है? सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। जब हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो उससे कई आपके इंडिविजुअल्स खरीद लेते हैं गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस को, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट मोटिव ऑब्वियसली, ठीक है। बाय द वे, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज, अगर फॉर एग्जांपल दिस वाज एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर डिमांड बढ़ रही थी। जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड अब यहाँ आ गई, तो यू आर गेटिंग मोर आउटपुट एट द सेम प्राइस। ना इन्फ्लेशन होती है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है।
आप डीरेगुलेशन करते हो, बैरियर्स टू एंट्री खत्म करते हो, कंपटीशन इंक्रीज करते हो, जिसकी वजह से आपकी प्राइसेस कम होने लग जाती हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब टेक्नोलॉजी आती है तो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होती है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, वर्कर्स को ट्रेन करते हो, उनको एजुकेट करते हो, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। एंटरप्राइज जोन्स बनाते हो, जहां पर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो कि भाई आओ, हम आपको सस्ते में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो हो प्रोडक्शन कर सको। और ये कंक्लूजन है, इसको यू गाइस कैन रीड इट एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। गाइस, एम्प्लॉयमेंट, द एक्सटेंट टू विच द लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड, और कितने आपकी जो वर्कर्स हैं बेसिकली हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क आर एबल टू फाइंड जॉब्स, ये होती है एम्प्लॉयमेंट आपकी। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, इट अकर्स व्हेन ऑल द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू फाइंड जॉब कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट। सही हो गया? अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद आपकी जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय द लेबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। Labor force participation rate, the proportion of working age population who are in the labor force. These people are economically active. The participation depends on several factors. Wage कितनी है, social attitudes towards women कितना है, care for children and elders कितना है, people going into higher education की proportion कितनी है, इस हिसाब से ये चीजें affect होती हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट के कॉजेज होते हैं हमारे पास। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फ्रिक्शनल का मतलब जब एक बंदा एक जॉब छोड़ के दूसरी में जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है। देयर इज सीजनल, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ चीजों के सीजन होते हैं सच एज टूरिज्म, फिशिंग, फ्रूट पिकिंग वगैरह। तो जब सीजन नहीं होता फिर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर देयर इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि एक फर्म कैपिटल इंटेंसिव हो रही है तो अब वर्कर्स की उसको जरूरत नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन यंग ग्रेजुएट्स फाइंड इट हार्ड टू गेट जॉब्स बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जब अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाती है तो उसको हम रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देन देयर इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के डिक्लाइन की वजह से होती है। देन देयर इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस हैपेंस जब लोग जो काम कर सकते हैं वो काम नहीं करना चाहते जस्ट आउट ऑफ लेजीनेस, और उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे होते हैं। बाय द वे, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर दो। फिर देयर इज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि होती है मिनिमम वेज की वजह से। मिनिमम वेज ये होती है कि भाई गवर्नमेंट कहती है कि दिस इज द मिनिमम यू कैन पे अ वर्कर, ठीक है, उससे कम आप पैसे नहीं दे सकते। डिमांड सप्लाई के हिसाब से ये वेज बनती है, लेकिन गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगा देती है, फ्लोर लगा देती है कि भाई इससे कम पैसे नहीं देने आपने। तो द सप्लाई इज मोर देन द डिमांड, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाती है। फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिमांड डेफिशिएंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अ फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट डिमांड के गिरने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आता है तो ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट को के मेथड्स को मेजर करने के तरीके होते हैं। क्लेमेंट काउंट होता है, इसका मतलब जितने लोगों जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ले रहे हैं ना उनको काउंट करो तो आपको पता लग जाएगा अच्छा यार अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। फिर लेबर फोर्स सर्वे, ये लोगों के पास हाउस टू हाउस जाके पूछते हैं कि अच्छा यार हाउ मेनी पीपल इन योर होम आर वर्किंग, और उस हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि कितने एम्प्लॉयड है कितने अनएम्प्लॉयड है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट की कॉन्सिक्वेंसेज टू द अनएम्प्लॉयड, जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं बेचारे उनकी इनकम गिर जाती है सबसे पहले। फिर उनकी जो सेल्फ वर्थ है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमी के अंदर आपकी बहुत जरूरी है कि आप अच्छा कमाते हो या कुछ करते हो इन ऑर्डर टू बी recognized as an important member of the society. Then there are social costs, जब कोई बंदा अनएम्प्लॉयड होता है उसको स्ट्रेस पड़ती है, वो फिजिकली बीमार होने लग जाता है, मेंटली अनस्टेबल होने लग जाता है, फिर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है हेल्थ केयर के ऊपर। वही पैसे और भी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल हो सकते थे लेकिन यहाँ पर लग रहे हैं। फिर पुअर एजुकेशन, जो बंदा अब जिसके पास अभी जॉब नहीं है उसके बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते तो वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी खराबी होगी। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम हो जाता है। जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो आप ट्रेनिंग से आउट हो जाते हो, आपको नहीं पता होता कि अच्छा व्हाट इज द लेटेस्ट ट्रेंड, व्हाट इज द लेटेस्ट मेथड्स, हाउ टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से व्हाट हैपेंस इज आप फ्यूचर में आपके पास एक्सपीरियंस लैक करता है, कॉन्फिडेंस लैक करता है इन ऑर्डर टू गेट अनदर जॉब। फर्म्स के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या नुकसान होता है?
सबसे पहले जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो फर्म्स एक्सपैंड कर सकेंगी, वर्कर्स के पास पैसे, सॉरी वर्कर्स के पास जॉब्स ही नहीं होंगी, तो आपके लिए बड़ा इजी होगा टू फाइंड वर्कर्स। आपकी वेजेस कम हो जाती हैं, ओवरऑल लेबर फोर्स फ्लेक्सिबल हो जाती है जो है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कभी कभी ज़्यादा हो तो एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से होता है ये। तो इस सिनेरियो में एक्सपेंशन करने का फायदा ही नहीं होता आपको। अच्छा, इकोनॉमी को क्या नुकसान होता है और फायदा होता है लेबर का? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हैविंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज पहले इस्तेमाल हो रहे थे, अब वो एक तो उतने एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं होंगे, दूसरा मसला ये है गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे अनएम्प्लॉयड लेबर को ठीक करने के ऊपर। तो वही पैसे वो लगा सकते थे और प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो वो पैसे अब लेबर को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने पे लग रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट करने पे लग रहे हैं। जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, वो टैक्सेस नहीं देंगे, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सोशल कॉस्ट हो जाएंगी, क्राइम्स वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, दे विल रिसोर्ट टू क्राइम। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। डज इन्फ्लेशन कॉज अनएम्प्लॉयमेंट? गाइस, ये पेपर में पूरा एक सवाल आ सकता है आपके पास। अगर ये 6 या 8 मार्कर का क्वेश्चन है जिसके अंदर डिस्कस लिखा हुआ है, अगर ये डिस्कस वाला क्वेश्चन है तो आप इसको ऐसे आंसर कर सकते हो। इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, कंट्री की एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं, दे बिकम लेस कंपेरेटिव। इसकी वजह से डिमांड फॉर द कंट्रीज प्रोडक्ट्स फॉल। इसकी वजह से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इफ द इन्फ्लेशन इज ड्यू टू हाई वेजेस और हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे क्या होता है, वर्कर्स रिडंडेंट कर दिए जाते हैं ताकि आप अपनी कॉस्ट को कम कर सको। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फोर्स द फर्म्स आउट ऑफ बिजनेस एज वेल, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अब व्हाई इट मे नॉट, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में बी लेस देन राइवल कंट्रीज इन्फ्लेशन, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, फिर आपकी इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी और आपकी जो कंट्री के प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ओके, लो लेवल ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है हाई इन्फ्लेशन, हाई डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन होती है, कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई उतनी नहीं होती, फिर प्राइस बढ़ जाती है इस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। या स्टेबल इन्फ्लेशन में इनकरेज फर्म्स टू एक्सपैंड, जब वो एक्सपैंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में फॉल डिस्पाइट इन्फ्लेशन if for instance information about the job opportunities or labor mobility increases। अब बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज टू करेक्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अगर तो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ा दे अपने वर्कर्स की, उनको ट्रेनिंग दे और उनको रीएलोकेशन करना आसान कर दे उनके लिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपने वर्कर्स को ज्यादा स्किल दो ताकि वो दूसरे सीजन में भी काम कर सकें। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको चाहिए कि प्लेसमेंट सेंटर्स बनाओ और जो क्या नाम है आपका, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करो। इंटर्नशिप प्रोग्राम जब आप इंट्रोड्यूस करोगे उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास आ जाएगी, उनके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे सकती है इंडस्ट्री को जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज रिटेन कर सकेंगे अपने। और रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, आप अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम कर दोगे तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट बाय डिस्करेजिंग ट्रेड यूनियंस एंड अबॉलिशिंग मिनिमम लेजिस्लेशन। मिनिमम वेज वाली लेजिस्लेशन को जब आप खत्म कर दोगे, ट्रेड यूनियंस की पावर कम कर दोगे, तो फिर क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी। एंड बाय कीपिंग अ वाइड डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स एंड प्रिवेलिंग वेज रेट्स। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड पॉलिसीज का इस्तेमाल किया जाए। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, दिस इज द लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एंजॉयिंग और द लेवल ऑफ वेल बीइंग ऑफ अ नेशन। तो सबसे पहले रियल जीडीपी आपके पास आता है, या जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का मतलब है कि आपके जो लोग हैं ऑन एवरेज हाउ मच आर दे अर्निंग। देखिए, हायर जीडीपी मींस मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द पीपल, हेंस दे विल अर्न मोर एंड एज अ रिजल्ट आपका मुल्क खुश हो जाएगा। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन, इसी वजह से आप जीडीपी पर कैपिटा इस्तेमाल करते हो। अच्छा, अब इस तरीके की कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहले आपको ये नहीं पता कि जो लोग हैं वो अपनी इनकम से खरीद क्या रहे हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी नहीं काउंट करता, वो तो एवरेज है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं और बीच में 2 लोग जो है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे, तो जब आप एवरेज लोगे तो एवरेज तो आपको ये लगेगा ना कि सबके पास इक्वल पैसे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की तो बात नहीं हो रही। टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड, टाइप ऑफ पोल्यूशन अकाउंट, वो भी नहीं अकाउंट होती। अच्छा, अब कंट्रीज का जीडीपी जो है क्रॉस कंट्रीज मेजर करना मुश्किल हो जाता है ड्यू टू द करेंसी, या जो एक्सचेंज रेट होता है उसकी वजह से मसला आ जाता है। देन वी हैव परचेजिंग पावर पैरिटी। एक्सचेंज रेट, ये बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी ना इसका सोल्यूशन है। तो होता यह है कि आप देखते हो कि अच्छा यार, पाकिस्तानी रुपीस में आप सेम बास्केट, जिस तरह अगर 1 किलो आटा है, चलो 1 किलो शुगर, आप पाकिस्तानी कितने पैसे लगते हैं खरीदने में, और यूएस कितने डॉलर्स लगते हैं खरीदने में। तो उससे फिर एक नया एक्सचेंज रेट बनता है जिससे आप फिर कंपैरिजन करते हो क्रॉस कंट्री। देन वी हैव एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके अंदर आप देखते हो हेल्थ केयर, एजुकेशन और नेशनल इनकम लेवल्स, ताकि आप लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर सको। फिर आपके पास होता है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। इट स्टार्ट्स विद जीडीपी, लेकिन इसके अंदर आप फिर एडजस्ट करते हो डिफरेंट चीजें। इफ द पुअर गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम इन इनकम, ठीक है, जीडीपी इंक्रीज होने की वजह से, तो उससे क्या होता है, इसका मतलब है इनकम अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इनकम के बढ़ने से, अगर जीडीपी बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब है इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इवन है। एडिशन के अंदर होता है आइटम्स विच आर थॉट टू मेक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द करंट एंड द फ्यूचर लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनको आप ऐड कर देते हो, फॉर एग्जांपल वॉलंटियर वर्क, हाउस वर्क वगैरह वगैरह। और जो ऐसी चीजें हैं जो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटीरियरेट करते हैं, उनको आप बीच में से निकाल देते हो। फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कुछ मुल्कों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, कुछ की ज्यादा होती है। जो लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग लीड्स टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देन यू हैव मटेरियल वेल्थ, लोगों के पास पैसे कितने हैं, गाड़ियां कितनी हैं, ज्वेलरी कितनी है, वगैरह वगैरह। अच्छा, दीज गाइज आर अ कपल ऑफ लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसको स्टॉप करें और एक दफा इनको रीड कर लें। अच्छा जी, लिविंग स्टैंडर्ड्स, इनकम और वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन। टू असेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इक्वालिटी, इकोनॉमिस्ट जो है ना उनको कैलकुलेट करनी पड़ती है द परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न एंड वेल्थ ओन बाय अ गिवन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। लिविंग स्टैंडर्ड के डिफरेंट चीज़ों की वजह से वेरी कर सकते हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपका इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम्स, पोल्यूशन कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने हैं, वगैरह। इनकम में वेरी ड्यू टू द रीजंस लाइक डिफरेंसेस इन वेल्थ, एज इंडिविजुअल्स हु हैव इनकम जनरेटिंग एसेट्स वो ज्यादा अमीर होते जाएंगे, और ऐसे लोग जिनके पास कोई इनकम जनरेटिंग एसेट्स नहीं है वो गरीब होते जाएंगे बेचारे। वेल्थ क्या होती है, वेल्थ में वेरी बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजंस। अगर किसी के पास इनहेरिटेड वेल्थ बहुत ज्यादा है तो वो अमीर हो जाएगा। देयर सेविंग्स एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स कैन हेल्प देम बिकम मोर वेल्दी। जो लोग ज्यादा सेम सेव करते हैं वो ज्यादा वेल्दी हो जाते हैं ओवर टाइम, ठीक है, स्पेशली अगर उनके एसेट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड। और पीपल हु हैव एंटरप्रेन्योरियल फ्लेयर मे बी एबल टू बिल्ड अप अ बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच एंड बिकम वेल्दी। तो ये होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। Guys, now let's talk about poverty. It is the condition in an economy where individuals lack sufficient income and wealth to sustain their basic standards of living. ठीक है। द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी आर कि जो आपकी वर्क फोर्स होती है उसकी हेल्थ खराब होने लग जाती है, दे बिकम मैल न्यूट्रिशन, और उनकी एजुकेशन भी कम होती है। उसके बाद क्राइम रेट बढ़ जाता है आपका, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ने लग जाती है। दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं अफोर्ड कर सकते। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंपैरिजन रिलेटिव पॉवर्टी, in comparison to another person, they are poor. Unemployment, causes of poverty are unemployment, low pay, lack of healthcare, and lack of education. Guys, vicious cycle of poverty basically ये होती है कि जब आपकी इनकम कम होती है, आपकी सेविंग्स कम होती हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और ये कंटिन्यू, ये सर्कल चलता रहता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज टू एलिविएट पॉवर्टी आर फिजिकल पॉलिसी। सबसे पहले कि आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाओ,
और ट्रांसफर पेमेंट्स करो, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और पेंशन दो। फिर गवर्नमेंट को बेसिक सर्विसेज खुद प्रोवाइड करनी चाहिए, ये तरीके हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट कम कर दें, एक्सचेंज रेट कम कर दें, और सप्लाई साइड पॉलिसीज के अंदर आप जॉब क्रिएशन करो, एजुकेशन इंक्रीज करो, ट्रेनिंग इंक्रीज करो, और जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करो, और लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करो। ठीक है। उसके बाद आप एमएनसीज को इनकरेज कर सकते हो। जब आप मल्टीनेशनल कंपनीज को इनकरेज करते हो तो वो आपके मुल्क में आके रोजगार प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। फिर फॉरेन एड के कुछ तरीके होते हैं, बायलैटरल फॉरेन एड होती है, मल्टीलैटरल एड होती है। तो इसके अंदर बेसिकली आपको बाहर से हेल्प आ रही होती है, उन पैसों को आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द हेल्प ऑफ द जनरल पब्लिक। ठीक है। ओके, पॉवर्टी हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं पोल्यूशन को, सॉरी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री। पॉपुलेशन की ग्रोथ बेसिकली होती है कि आपका जो बर्थ रेट है वो किस तरह हो रहा है, कितनी जल्दी आपकी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास बर्थ रेट आता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर ईयर। कॉजेज ऑफ हायर बर्थ रेट में हम कहते हैं यंग एवरेज एज ऑफ पॉपुलेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी, आपकी वुमेन नॉट एजुकेटेड, इंक्रीज्ड इंसेंटिव टू हैव चिल्ड्रन, और चीप टू हैव चिल्ड्रन। इन केसेस में आपकी बर्थ रेट बढ़ जाता है। दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ बर्ड्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू थाउजेंड पर थाउजेंड के हिसाब से हम देखते हैं ना। फिर डेथ रेट के नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड वो कितनी है। कॉजेज ऑफ हाई डेथ रेट के अंदर आ जाता है लैक ऑफ मेडिकल केयर, यूज ऑफ हाई डीमेरिट गुड्स, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड वॉर्स। फिर फर्टिलिटी रेट के एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन। इससे आपको पोटेंशियल पता लग जाती है कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन की पोटेंशियल क्या है। हायर फर्टिलिटी रेट का मतलब है ज्यादा पॉपुलेशन। नेट माइग्रेशन रेट, कितने लोग आपके मुल्क के अंदर आ रहे हैं वर्सेस कितने छोड़ के जा रहे हैं, उससे हमें पता लगता है कि ओवरऑल क्या आपकी पॉपुलेशन है। ओके, ठीक है। फिर हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है कि एवरेज कितने साल एक इंसान जिंदा रहता है, और हाउ मेनी इयर्स आर दे एक्सपेक्टेड टू लिव। एजिंग पॉपुलेशन का ये मतलब है कि जब जनरली आपकी पॉपुलेशन में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, जवान लोग कम हैं। फिर सोशल चेंजेस, वुमेन एंटरिंग द वर्क फोर्स, दे डिले हैविंग चिल्ड्रन, वो करियर्स पे फोकस करती हैं, उसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन कम हो जाती है। फिर नेचुरल डिजास्टर्स, वॉर्स, पेंडेमिक्स, इसके अंदर भी आपकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम डेमोग्राफिक्स देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या है पॉपुलेशन के। इस तरह का गाइज आपको क्वेश्चन आ सकता है, जिस तरह आप ये देख रहे हो। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये बड़ी एजेस के लोग ज्यादा हैं, यंग पॉपुलेशन कम है, और ओवरऑल जो उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी ज्यादा है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका कुछ इस तरह का साइकिल है, जो सबसे छोटी उम्र के लोग सबसे ज्यादा हैं, एंड ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर सबसे पहले उनके जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो उधर डेथ रेट ज्यादा है। तो ये आप पढ़ के you can quite easily understand के what is happening here. Now डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है कि यार आपके मुल्क के अंदर कितने लोग, मतलब सॉरी, हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन वन वर्कर एक हाउस होल्ड में। तो ये होती है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन डिवाइड बाय वर्किंग पॉपुलेशन। Optimum population, this is the population size at which the output of goods and services per head of population is maximized. The graph looks something like this. ये ओके, पॉपुलेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज फैक्टर ऑफ मोबिलिटी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर बर्डन पड़ता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। देन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जब आप डिपेंडेंट ज्यादा हो गए आपको ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जब आपकी ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट होगी, आपके जो लोकल सोर्सेज हैं वो उसको प्रॉपरली सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड्स यू इंपोर्ट इन द कंट्री। गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे पॉपुलेशन को कम कर सकती हैं। Guys, इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जाए, आपकी जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए कि अच्छा यार ऐसे इमिग्रेशन को मुश्किल बना दिया जाए। आपकी जो कॉस्ट ऑफ हैविंग चिल्ड्रन है
अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर उससे क्या होगा, पीपल विल हैव लेस चिल्ड्रन। फिर जिस तरह चाइना ने किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी, इस तरह की चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लो, तो इसके थ्रू आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, फिर आप स्टेट इम्प्रूव्ड और हाई स्टेट प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर एंड पेंशन, इनको बेहतर कर दो। तो उससे अच्छा जनरली होता क्या है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो दे डिपेंड ऑन देयर चिल्ड्रन टू हेल्प देम। अगर आप स्टेट बेनिफिट्स और स्टेट पेंशन बढ़ा दोगे, प्रोविजन, तो दे विल नॉट हैव चिल्ड्रन टू हेल्प देम इन देयर ओल्ड एजेस। गाइस, ये है हमारे पास एजिंग पॉपुलेशन और उसके एडवांटेजेस और फायदे और नुकसान। ठीक है, ways of coping with aging population, internal migration, हाँ, these are not as important but okay, आप इनको go through कर सकते हो एक दफा। By the way, the link of all these notes will be down in the description, तो वहां से देख के if you want to study these on your own तो वो भी आप कर सकते हो। Okay, then we have economic development, guys। economic development की अगर हम बात करें तो this is regarded as an improvement in the economic welfare। economic development goes a step further। जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती इसमें, और भी चीजें होती हैं इसमें। आप देखते हो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे हैं लोगों के, पॉवर्टी के क्या हिसाब किताब है इकोनॉमी के अंदर, आपकी जो सेल्फ स्टीम कैसी है लोगों की, फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसी है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका रियल जीडीपी इंक्रीज हो जाता है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्टार्ट्स टू बिकम मोर इवन, आपका लेबर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, पोल्यूशन कम होने लग जाती है, आपकी जो वर्चुअस साइकिल है, एज इनकम एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंक्रीज, उससे होता क्या है, लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। विशुअस साइकिल पढ़ा था, ये वर्चुअस साइकिल है। वर्कर्स बिकम मोर प्रोडक्टिव, दिस लीड्स टू हायर इंटरनेशनल कंपेटिटिवनेस लीडिंग टू मोर इवन आउटपुट। फिर अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज की और जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनकी। दिस इज अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, कि जो लो जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वर्सेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, ये उनकी आपस में कंपैरिजन है। पॉज दिस वीडियो, रीड दिस कंपैरिजन, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ओके, प्रॉब्लम्स टू अचीव डेवलपमेंट फॉर ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे पहले यार, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत पुअर होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, वहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है, तो विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इन्वेस्टमेंट, इनकम कम, सेविंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, प्रोडक्टिविटी कम। उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स इतनी डेवलप नहीं होती, देयर बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट दैट एफिशिएंट, तो वो फंड्स को ना अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं, ना उनको स्पेंड कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल, वो इन कंट्रीज के अंदर लो होती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल, देयर इज लैक ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वर्कर्स ट्रेन नहीं होते, उनके पास एजुकेशन नहीं होती, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, फॉरेन डेट बहुत ज़्यादा होती है, इनको उधार लेने पड़ते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन ऑर्डर टू मैनेज देयर मैनेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ देयर कंट्री। एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत पुअर होता है इनका। उनके पास इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू तो होती नहीं है। डेवलपमेंट इंक्रीज करने की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें इन कंट्रीज के अंदर, इनको कैपिटल गुड्स प्रोवाइड करें ताकि जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उसमें और बेहतर हो सकें। फिर इम्पोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स खत्म करने चाहिए, एंड दे शुड बी इनकरेज टू डू इंटरनेशनल ट्रेड। जो जनरली गाइस डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर लो होता है, जिसकी वजह से उनके पास एक एडवांटेज होता है कि दे कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर रेट्स एंड कीप देयर competitiveness वेरी हाई। फिर दे शुड ट्राई टू अट्रैक्ट एमएनसीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करनी चाहिए, ताकि जब एमएनसीज आए वो अपना सेटअप करें और उसकी वजह से वो इवेंचुअली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। दे नीड टू डेवलप देयर टूरिस्ट मार्केट्स, टूरिज्म में उनको इम्प्रूव करना चाहिए, सर्विस सेक्टर है, बहुत ज़्यादा फॉरेन इनफ्लो आता है। पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए विद द पॉलिसीज दैट वी स्टडीड प्रीवियसली, बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड और फॉरेन एड। ठीक है, इन ये चीज़ें इनको हेल्प करती हैं।
ऑलराइट, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। गाइस, हम इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो जिसमें यू आर गुड एट। अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, फर्म लेवल पर भी होती है, रीजनल लेवल पर होती है, कंट्री लेवल पर होती है। गाइस, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन तब होती है जब एक कंट्री स्पेशलाइज करती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, वो अपने साथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उस चीज़ के अंदर लगाती है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं ना कंज्यूमर लेवल पे, तो कंज्यूमर्स को क्या होता है, कंट्री स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजिंग में गुड्स दैट दे आर बेस्ट एट, तो उसके अंदर कंज्यूमर्स के पास ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आने लग जाते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने लग जाते हैं। और जब वो एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कुछ कंट्रीज मोनोपलीज क्रिएट कर लेती हैं, जब मोनोपलीज बन जाती हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, एथिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स एंड कंट्रीज आर शिप्ड अक्रॉस बॉर्डर्स, तो नेचुरल डिजास्टर्स और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से अनअवेलेबिलिटी भी हो सकती है। फर्म्स लेवल पे क्या फायदे नुकसान होते हैं स्पेशलाइजेशन के? फर्म्स के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, फर्म्स के पास न्यू प्रोडक्शन टेक्निक्स, बेटर टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें आ जाती हैं। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि फर्म्स कभी कभी डिपेंडेंट हो जाती हैं अदर कंट्रीज पे फॉर पर्टिकुलर रॉ मटेरियल्स वगैरह। फिर ट्रेंड्स और फैशंस वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी हो सकता है। देन स्पेशलाइजेशन एट नेशनल लेवल, इकोनॉमी पे क्या फायदे होते हैं? पूरी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाता है, कंपेरेटिवनेस इंप्रूव हो जाती है। नुकसान ये होते हैं कि ओवर स्पेशलाइज अगर आप कर लो तो आप डिपेंडेंट हो जाते हो बहुत ज्यादा एक प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन के ऊपर, तो वो काउंटर इंटुइटिव हो जाता है इन द लॉन्ग रन। आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज पे, अगर वो ट्रेड पॉलिसीज लगा दें तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। लेबर की मोबिलिटी लो हो जाती है, लेबर को सिर्फ एक ही चीज करनी आती है, उसके अलावा उनको और कुछ और किसी भी एस्पेक्ट या फील्ड उनको नहीं आती सही तरह। फिर कॉस्ट टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट वर्कर्स इंक्रीजेस, दिस कैन लीड टू एक्सपेंसिव गुड्स बीइंग डेवलप्ड बाय फर्म्स, और आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा जी। अब बात करते हैं गाइस फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन की। ग्लोबलाइजेशन हो ये रहा है कि दुनिया इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड हो रही है, ट्रेड इंक्रीज हो रही है। अब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो रही है, कंटेनराइजेशन की वजह से एफिशिएंट हो रही है, एरोप्लेन्स और शिपिंग और ट्रेन्स की वजह से ट्रेड बैरियर्स रिमूव होने लग गए हैं, आपकी कम्युनिकेशन में बेहतरी आने लगी हुई है। अच्छा, अब मल्टीनेशनल्स जो होती हैं, दीज आर लार्ज स्केल कंपनीज विच आर लोकेटेड इन मोर देन वन कंट्रीज। ठीक है। अब मल्टी गाइज इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको प्लीज ध्यान से पढ़ें कि बेनिफिट्स टू द एमएनसी किसी और मुल्क में आने के, उनको चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल जाते हैं, ट्रेड बैरियर्स नहीं होते, दे कैन ओवरकम कंपटीशन, और मार्केट रिस्क स्प्रेड हो जाता है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं ड्यू टू लार्ज स्केल, देयर इज लैक ऑफ नॉलेज, अनफेवरेबल नेशनल एंड ग्लोबल इवेंट्स की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकता है। जिस तरह जब 9/11 हुआ था तो सारी एयरलाइन कंपनीज के ऊपर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आया था। अच्छा, अब मल्टीनेशनल्स के आने का कंट्री को क्या फायदा होता है? जब मल्टीनेशनल आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लोगों को ट्रेनिंग मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सॉरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ जाते हैं, और लोकल फर्म्स के लिए कंपटीशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्राइसेस कम हो जाती हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री समटाइम्स सफर, एमएनसीज जो अपने सारे प्रॉफिट्स होती हैं वापस भेज देती हैं, यू माइट लूज मार्केट शेयर टू एमएनसीज, और एमएनसीज आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। उसके अलावा हाँ, प्रॉफिट सारे उनकी होम कंट्री में चले जाते हैं। गाइस, जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं ना, तो फ्री ट्रेड वो होता है जब आप किसी भी मुल्क में ट्रेड कर सकते हो विदाउट टैरिफ्स एंड कोटाज एंड एम्बार्गोज। और फ्री ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड की ये बेनिफिट्स हैं, वेरी इजी। आपके जो हैं रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यू हैव वाइड रेंजेस ऑफ कमोडिटीज, स्कैर्स गुड्स, स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, इफ एनी टाइम देयर इज शॉर्टेज तो आप किसी और मुल्क से मंगवा सकते हो, कंपटीशन इंक्रीज होता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाती है। ऑन द अदर हैंड, आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फर्क पड़ता है, आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कभी कभी डेवलप होती ही नहीं है।
आपकी डंपिंग जैसी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं कि जब सस्ते प्रोडक्ट्स वो आपके मुल्क के अंदर बेचते हैं टू डिस्ट्रॉय योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आ सकता है, और कंट्रीज कभी कभी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं दूसरी कंट्रीज के ऊपर। ट्रेड प्रोटेक्शन, सबसे पहले टैरिफ्स। टैरिफ्स होते हैं बेसिकली इंपोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस होते हैं ऑन इंपोर्ट्स, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, सप्लाई शिफ्ट बैकवर्ड्स, प्राइस इंक्रीज हो जाती है बेसिकली। कोटाज होती है क्वांटिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन, तो क्वांटिटी, इससे ज्यादा क्वांटिटी आप मंगवा ही नहीं सकते, तो वहां पर प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी। एम्बार्गोज होते हैं ट्रेड के ऊपर, बैन ही लगा दिया आपने सीधा सीधा। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, कंट्रीज कैन इम्पोज लॉज एंड रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, सब्सिडी ग्रांट्स देती है गवर्नमेंट ताकि आप अपने लोकल जो इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव कर सको। फिर एक्सचेंज कंट्रोल, when government regulates the amount of foreign exchange available for domestic residents to import goods, services, and assets from abroad. Under it, all exporters and importers are ordered to surrender their foreign exchange to central bank. फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी होती है ना इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के पास, वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। फिर जब आपने कोई भी इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट करनी है तो पहले आपको गवर्नमेंट से वो फॉरेन करेंसी लेनी पड़ती है, तो फिर ही आप इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो। ट्रेड प्रोटेक्शन के फायदे और नुकसान। ट्रेड प्रोटेक्शन के फायदे ये होते हैं कि इन्फेंट इंडस्ट्रीज बच जाती हैं, की इंडस्ट्रीज बच जाती हैं, प्रिवेंटिंग नहीं होती। जो रेवेन्यू टैरिफ्स के थ्रू रेवेन्यू आपके पास आता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट भी रिमूव हो जाता है। ट्रेड प्रोटेक्शन के नुकसान, आपकी स्पेशलाइजेशन कम हो जाती है, आपकी जो आउटपुट होता है, वर्ल्ड आउटपुट, वो कम हो जाता है ओवरऑल दुनिया का। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर्स के पास चॉइस ही कम रह जाती है, जब आप सिर्फ वही ले सकते हैं जो आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। विल प्रोटेक्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रीज, सॉरी एफिशिएंट इंडस्ट्रीज, नहीं नहीं नहीं, वेल प्रोटेक्ट इन एफिशिएंट इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो यूजलेस हैं, जो प्रॉपरली एफिशिएंट भी नहीं है, आप उनको भी सेफ गार्ड कर रहे हो। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आपके पास लिमिट हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फायदे भी लिमिटेड हो जाते हैं। गाइस, एक्सचेंज रेट का बेसिकली मतलब होता है कि आप कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बाय फॉरेन करेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल $1 इज करंटली इक्वल्स टू 280 PKR। ओके, अब हमारे पास ना जो एक्सचेंज रेट को सेट करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में आप डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के थ्रू इक्विलिब्रियम पे सेट चेक करते हो आपकी एक्सचेंज रेट क्या होगा। डिमांड फॉर द करेंसी की अगर हम बात करें, इट इज जस्ट लाइक डिमांड फॉर एनी अदर प्रोडक्ट। और अगर देर इज मूवमेंट अलोंग द कर्व, अगर प्राइस फैक्टर्स होंगे, देर इज शिफ्ट अगर नॉन प्राइस फैक्टर्स होंगे। नॉन प्राइस फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिमांड फॉर द गुड फ्रॉम दैट कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान कोई चीज बनाता है और यूएस उस चीज को इंपोर्ट करता है, अगर पाकिस्तान जो चीज बना रहा है उसकी डिमांड ज्यादा है तो पाकिस्तानी रुपये की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और डिमांड विल शिफ्ट आउटवर्ड्स। एंड अगर डिमांड कम है पाकिस्तानी गुड की, तो इट विल शिफ्ट इनवर्ड्स। फिर इंटरेस्ट रेट्स इन दैट कंट्री। अच्छा गाइस, इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा मजे का सीन है। जब जिस मुल्क में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं ना, लोग उस मुल्क में अपने पैसे रखना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा रिटर्न ले सकें, तो वो जाहिर है उसी मुल्क की करेंसी में पैसे अपने रखते होंगे, तो फिर डिमांड फॉर दैट करेंसी इंक्रीजेस। फिर स्पेकुलेशन, अगर मुझे पता है कल डॉलर की प्राइस इंक्रीज होने लगी है, तो मैं आज डॉलर्स खरीद लूंगा ताकि मैं कल जब प्राइस बढ़ जाए तब मैं उसको बेचूं और मुझे ज्यादा पैसे मिल जाए। तो जब स्पेकुलेशन होती है तो उस कंट्री की डिमांड, उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एंड इट विल शिफ्ट द डिमांड कर्व आउटवर्ड्स। एंड लास्टली, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक कंट्री के अंदर। इफ समवन वांट्स टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, दे वुड डिमांड मोर ऑफ आवर करेंसी। ओके, वो जाहिर है रुपीज में ही पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ना। सो एन इंक्रीज इन इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर डिमांड कर्व। अगर करेंसी की सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कर्व इस तरह की शेप का होता है। अगर तो प्राइस फैक्टर्स हो तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, अगर नॉन प्राइस फैक्टर्स हो तो सप्लाई कर्व आपका शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब सप्लाई कर्व शिफ्ट किस तरह करता है? डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स इन दैट कंट्री, इफ द डोमेस्टिक पीपल डिमांड मोर ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, तो जाहिर है अब आपने गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो आप डॉलर्स में पे करोगे, तो डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो द सप्लाई ऑफ आवर रुपीज विल इंक्रीज, हम ज्यादा अपने रुपीज भेजेंगे बाहर, हमारे रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स अब्रॉड, अगर बाहर के मुल्कों में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप वहां पर पैसे ज्यादा रख पाओगे, अपनी करेंसी बाहर बेचोगे तो आपकी सप्लाई करेंसी की इंक्रीज हो जाएगी। स्पेकुलेशन इन अ फॉल ऑफ दैट करेंसी,
अगर मुझे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल डॉलर्स की प्राइस जो, इफ द लोकल करेंसी इज अबाउट टू डेप्रिशिएट, अगर हमारी करेंसी की प्राइस गिरने लगी है, तो more people will want to buy more of the foreign currency and hence increase the supply of our currency. फिर आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप पैसे बाहर भिजवाओगे अपने सारे, तो आप जाहिर है अपने रुपये दे के डॉलर्स खरीदोगे, तो आपकी इकोनॉमी की सब आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम तब बनता है जब सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट विद ईच अदर, तो वहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट करती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी रुपी जब डेप्रिशिएट करेगा तो क्या होगा, पहले इनिशियली 1 रुपी वॉज इक्वल टू 280, $1 इक्वल्स टू 280 रुपीज। अब क्या होगा, $1 इज इक्वल टू 300 PKR। तो इसका क्या मतलब है, अब ये कैसे हो सकता है डेप्रिसिएशन, अगर आपकी डिमांड डिक्रीज कर जाए या आपकी सप्लाई इंक्रीज कर जाए तो फिर डेप्रिसिएशन होती है। एप्रिसिएशन कैसे होती है, अ राइज इन द एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर $1 वॉज इक्वल टू 300 पहले, और अब हो गया $1 इक्वल टू 280 रुपीज, तो 280 रुपीज होगा। तो डिमांड इंक्रीज होने से या सप्लाई डिक्रीज होने से आपकी एप्रिसिएशन होती है। दिस इज योर फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट, उसके फायदे और नुकसान। ठीक है, फ्री फ्लोट में आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है, यू डोंट हैव टू कीप फॉरेन रिजर्व्स, और आपकी जो फ्री टू चूज डोमेस्टिक पॉलिसी, आप डोमेस्टिक पॉलिसी अपनी मर्जी की रख सकते हो आपके। लेकिन इसके नुकसान होते हैं कि एक्सचेंज रेट हर वक्त जो है वो कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, तो अनसर्टेनिटी हो जाती है बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स के लिए। फिर स्पेकुलेशन, दिस लीड्स टू हॉट मनी फ्लो। हॉट मनी इज referred to as a transfer of funds around the globe in search for best return। आपने पैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हो टू फाइंड द बेस्ट रिटर्न्स। ठीक है, एंड या दैट इज इट। गाइस एक टॉपिक था जो हमारा स्किप हो गया था, वो आई जस्ट फिगर्ड इट आउट, तो लेट्स कवर दैट एज वेल, व्हिच वाज इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है जनरल राइज इन द प्राइस लेवल्स। ओके, अब there are different types of inflation: mild inflation, galloping inflation, or hyperinflation. Mild is between 5 to 10, galloping is between 10 to 20, hyperinflation is when inflation is more than 50%, तो इसमें आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन, डिफ्लेशन होता है opposite of inflation, a sustained fall in the prices of goods and services, continuous fall in the prices of goods and services। डिसइंफ्लेशन ये होता है कि आपका जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो गिर जाता है, प्राइसेस आर राइजिंग बट एट लोअर लेवल्स। इसको हम सीपीआई से मेजर करते हैं। जब भी हमने इसको मेजर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द बास्केट ऑफ गुड्स जिनके अगेंस्ट हमने चेक करना होता है कि इनकी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं डिक्रीज हुई हैं। हम एक बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं, उस बेस ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं हम 100 से। ठीक है, अब वो जो बेस ईयर है ना उसके अंदर कुछ बहुत ड्रामेटिक या ड्रास्टिक नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक हो गया, फिर हम प्राइस हंट करते हैं, हम प्राइसेस कंपेयर करते हैं उस बास्केट ऑफ गुड्स की अक्रॉस द ईयर्स। उन गुड्स को वेट असाइन करते हैं, वेट असाइन करने के अंदर हम देखते हैं कि जिस गुड पे सबसे ज्यादा एक हाउस होल्ड के पैसे लगे हैं उस गुड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बास्केट के अंदर। फिर इंडेक्स, अब इंडेक्स को जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि जो करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू 100, तो हमारे पास इंडेक्स आ जाता है। फिर वेटेड प्राइस इंडेक्स, वेटेड प्राइस इंडेक्स के अंदर आप करते हैं क्या हो कि जो आपने इंडेक्स निकाले हैं ना उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। वेट इज द इंपॉर्टेंस जो आपने एक करेंसी को दी है, सॉरी एक गुड को दी है इन अ बास्केट। देन वी हैव सीपीआई। सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए टोटल वेटेड इंडेक्स डिवाइड बाय टोटल वेट्स, तो फिर आपके पास रेट ऑफ इन्फ्लेशन आ जाता है। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट करने के ये तरीके हैं। सबसे पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हो इनकम स्पेंट इनटू डेसिमल्स एंड टेक द परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज इट इज। परसेंटेज चेंज इन प्राइस को एज इट इज ले लेते हो और इनको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हो। तो हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया इंडेक्स से, तो ये हमारे पास आ गई वेटेड प्राइस चेंज एंड द सम इज योर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। फिर ऑन द अदर हैंड दूसरा तरीका क्या होता है, हम वेट्स को डेसिमल्स में लेते हैं और जो प्राइस चेंजेस हैं उनको 100 में ऐड कर देते हैं। 100 बेस ईयर था, तो 108, 106, 104 और 91, तो उनको आपने प्लस किया मल्टीप्लाई किया, यू गेट दिस।
अब सीपीआई को अगर आपने करना है तो सीपीआई ऑफ द करंट ईयर माइनस सीपीआई ऑफ द बेस ईयर डिवाइड बाय सीपीआई ऑफ द बेस ईयर, तो आपके पास सेम आंसर आता है दोनों तरीकों से। ये एमसीक्यूज में ज्यादा वैसे टेस्ट होता है जनरली। अब इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं? वी हैव डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन होती है डिमांड इंक्रीज होने की वजह से। तो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, सप्लाई वहीं पर है, तो हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो गई विद द क्वांटिटी। ठीक है। फिर जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है वो होती है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन चीजों की वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। देन यू हैव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो होती है ना गाइस, वो होती है जब आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट हो सकती है, वेजेस की कॉस्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं, इंपोर्ट प्राइसेस हो सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस इज कि ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है AS1। जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई पीछे को शिफ्ट हो जाती है तो सेम डिमांड के ऊपर, डिमांड कर्व के ऊपर आपकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। फिर मनी सप्लाई इन्फ्लेशन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होने से भी इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। इन्फ्लेशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं कि देयर इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मेन्यू कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्यूल अदर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। बोरोवर्स को खैर बेनिफिट होता है लेकिन लेंडर्स को नुकसान होता है। लो इनकम अर्नर्स बेचारों को भी बहुत नुकसान होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो जाता है। आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। ब्लैक मार्केट्स बनने लग जाती हैं, होर्डिंग होने लग जाती है। फिर कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी हैं। अगर आपकी इन्फ्लेशन क्रीपिंग है तो इसका मतलब ये अच्छी बात है, डिमांड बढ़ रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। बोरोवर्स जो लोग होते हैं वो बेनिफिट करते हैं क्योंकि जो रियल टर्म्स में पैसे की वैल्यू गिर जाती है, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होने लग जाता है, फर्म्स के प्रॉफिट्स भी ज्यादा होने लग जाते हैं। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन को ठीक करना है तो उसका तरीका है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। उसके एडवांटेजेस ये हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, उसके एडवांटेजेस ये हैं हमारे पास। एंड देन लास्टली वी हैव सप्लाई साइड पॉलिसी। सप्लाई साइड पॉलिसी से होता है कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस भी कम हो जाती है और आपकी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो भी इंक्रीज हो जाता है। डिफ्लेशन हमने ऊपर पढ़ लिया है। कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन में आ जाता है एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। यस। अब डिफ्लेशन को ठीक करने के क्या तरीके हैं जो ऑपोजिट टू इन्फ्लेशन? आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। विद दिस गाइस द ओवरव्यू इज कंप्लीट। आई होप आपको इसका बहुत फायदा हुआ हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छी तरह सो के जाना पेपर देने से पहले, खाना खा के जाना बिफोर गोइंग। मेक श्योर कि यू डोंट ड्रिंक बहुत ज़्यादा पानी बिफोर द एग्जाम, लेकिन ईट समथिंग दैट इज़ यूजफुल। उससे आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे। कोई चॉकलेट वगैरह बेशक साथ ले जाना, अगर एग्जाम के दौरान आपकी एनर्जी लेवल्स डिप करें तो उससे आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो बनने में बहुत टाइम लग गया है, इट्स अ लॉन्ग वीडियो। आई होप दिस बेनिफिट्स यू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।